So then it is no longer a 3x, 4x, 5x. It is maybe a 100x. In my entire career, I have never given an interview for a job. 12,000 रुपये महीने की आपकी सैलरी हुआ करती थी, and now your salary is in crores. आप क्योंकि इतना स्टार्टअप फंडिंग और आपके वो पूरा आपका वो वेंचर बना हुआ है जो स्टार्टअप को फंड करता है, आप इतने स्टार्टअप फाउंडर्स को जानते हो, उनकी स्टोरी समझते हो, उनके बुक्स देखते हो, उनको फंड करते हो. मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू स्टार्टअप्स फेल? So one of the biggest reasons why startups fail is essentially because they are unprepared. So लोग स्टार्टअप को एक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव समझ के जाते हैं, ओके, विच इट इज़ नॉट. मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप्स टिपिकली, आप स्टार्टअप कुछ नॉन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स भी होते हैं, बट ज़्यादातर स्टार्टअप्स वो होते हैं जिनके ऐप्स आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं या आप जिनकी वेबसाइट्स पर जाके कोई सर्विसेज अवेल करते हो. करेक्ट. सो लोग उसे टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव समझ के जाते हैं. ओके, ठीक है. बट एसेंशियली इट इज़ अ बिजनेस वेंचर. करेक्ट. A business venture has a lot of facets. It is not just building a portal or just making an app. ओके. So they might be able to make a good app, but unless they're able to market it well, unless they're able to reach the correct audience, and unless they time everything, so they will fail. So that is one major reason why early stage startups just cannot succeed. Most of them are not able to succeed. ओके. अब बात आती है, सम ऑफ देम एक्चुअली क्रॉस द इनिशियल बैरियर. इनिशियल बैरियर का मतलब ये सिर्फ उसको मार्केट लेवल, मतलब मार्केट में लेके आना, उतरना. नॉट जस्ट मार्केट में लेके आना, उसकी एक्सेप्टेंस नेक्स्ट स्टेज. सो कोई स्टार्टअप बनाने वाला कैन नॉट टेक द स्टार्टअप टिल द एंड. इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस अ टाटा और अ बिरला themselves decide कि आई वांट टू फंड माय ओन स्टार्टअप. ओके. सो अ स्टार्टअप विल रिक्वायर सपोर्ट एट रेगुलर इंटरवल्स. तो कहीं पर आप कहते हैं कि प्री सीड किसी को सपोर्ट चाहिए, यानी कि इवन टू डू अ स्टडी और टू फिगर आउट वेदर दैट स्टार्टअप कैन पोटेंशियली सक्सीड, they might have to spend 10, 20, 30 लाख रुपीस. मतलब बिजनेस वायबिलिटी चेक करने के लिए. करेक्ट. सो वो फंडिंग कई बार लोगों की खुद की होती है, कई बार वो भी लानी है. देन दे फाइनली रीच अ पॉइंट जहां पर दे आर श्योर, यस दिस इज एन आइडिया वर्थ इन्वेस्टिंग. That is the point where they could get seed funding. ठीक है. To build their idea. I also typically want to invest at early stage or at seed level. Because तो that प्री is, सीड, मतलब अगर आपको बिजनेस वायबिलिटी चेक करनी तो उसको प्री सीड बोल दिया. उसको प्री सीड भी बोल सकते हो आप. करेक्ट. Some people will obviously do some homework and then get pre seed. See, the better you can explain your idea to a VC, the better is the chance the VC will decide to fund it first, and the better you are able to convince the VC that you will be able to give them an exit. So we will talk about exit. So that is the reason why most startups fail. Another reason. करेक्ट. क्योंकि ये So we will come to the VC story later. करेक्ट. But the startups have to finally convince the investor that ये आपका entry point है, ये आपका multiple होगा, and that is the duration after which you can potentially exit. सो अगर कोई स्टार्टअप मुझे आके बोलेगा कि सर आप हर साल मैं आपको 10% रिटर्न दूंगा, इट्स यूजलेस, राइट? बैंक में पैसा रखना ज्यादा बेटर है मेरे लिए. सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इनटू द स्टार्टअप? रिस्क लेना और रिटर्न 10%. हाँ, सो देयर इज नो फन इन दैट. Similarly, I as an investor or any investor would not want to invest in a startup which is not well researched. ठीक है. So ये एक बड़ा रीजन है why. वेल रिसर्च मतलब भैया. Okay, so every startup finally is a business, as we discussed at the start. तो बिजनेस का एक मॉडल होगा, बिजनेस का कोई आपका यूएसपी होगा. You can't just copy another venture and start, right? Some might still become successful, or your idea might be copied from a US startup. But finally it has to be retuned to your market, local conditions. आप अपने मार्केट के हिसाब से. I'll give you a very classic example. Games in India aren't very successful. So the biggest reason is Indian users don't want to spend while playing. Okay. So for example, abhi aap don't even talk about gambling games. I'm not talking about them. They are separate. Cricket, football, कोई भी online game है. If somebody tells you कि बस आपको इसको 1,000 रुपए देके you have to start,
that's a barrier which will kill 90% of the market Correct. for sure. ओके बट उसकी जगह अगर वो गेम मनी से खेल रहा है, प्ले मनी उसने ऐड देख के अर्न किया है, तो इंडियन बायर इज वेरी हैप्पी विद दैट. Okay. They do not mind getting something with ads if Time they don't ad have में to लगा pay. हाँ, हाँ, ad if they में don't लगा have to pay. So for them, time isn't the real value. Correct. Okay. But an American gamer would even pay $1,000 so that he can get the real, maza out of the game. So the markets are very different. The mindset of people are different. इसीलिए ideas just can't be copy pasted. They will have to be retuned to the market. So well researched में सबसे बड़ा flaw यही रहता है कि first they don't know how much they need. Okay, so startups will project कि बस मुझे ना 2 करोड़ रुपए till I go to market. But the marketing expenditure, because your app is not reaching a small locality. Once you launch the app, the world is your marketplace. And then you have a defined area कि भाई इंडिया के पब्लिक को मुझे ज़्यादा cater करना है. Correct. If you are, let's say, giving loans, or if you are, let's say, developing a game, whatever. So in that context, when startups don't understand the depth of the expenditure they will end up making, so they will ask something and give away too much. Okay. Got it? इन्वेस्टर अगर आ रहा है तो आप एक बात समझ लीजिए कि ही सीज वैल्यू. ठीक है. ओके एंड ही विल ट्राई टू नेगोशिएट टू गेट मोर ऑफ द कंपनी as early as possible, because that's when you are at the least valuation. Correct. So startups have to play a very balancing act. But इस balance में the other flip side of it, which we were talking, is that most of these startups don't have a revenue model attached to it. अब वो दिन you can term them as finished. When every investor also was looking at valuation, that they will enter in the second round and maybe exit in the fourth round. They will invest, let's say, X, and they would try to come out with 3x or 4x in a 1 year period or 1.5 year period. Okay, so that is the kind of return investors used to think That they was would get. on pure valuation. उसमें 99% was on pure सिर्फ valuation. top line. Yes. So let's talk about a few startups which have become unicorns and now which have been acquired. So Big Basket. हाँ. Okay, so Big Basket was a startup. When they started, everything was give discount. Jabong, Myntra, all of these guys. So give discount, acquire customer base. So they were never talking about making profit. वो तो गोल ही नहीं था उनका. सिर्फ यूजर कितने हैं. Correct. So कितने their लोग खरीद goal रहे हैं उन was लोगों से. number of transactions. So typically startups talk about more usage. इतना बिजनेस अभी e-commerce है तो more usage is basically इतना, business and number of transactions, how much time people spend online. That would become one parameter for valuation. So their goal was that everything, every intelligence, every technology initiative, everything was put for that. So, and that is why they constantly required funding. वो आपको एक 25% extra का coupon देगा. They would give unreal prices which people would take. Similar is the case with let's say startups like Paytm, financial sector. So they would tell, initially Paytm started with the logic कि आप पैसा लोड करो, wallet था. It was not a कैशबैक देंगे. and they would give you cashbacks, they would give you points, you can go and redeem those points on different websites. So Paytm would make a lot of expenditure, but there was no revenue model. Paytm कैसे पैसे कमाएगा? Correct. कोई charge It was a free thing. Correct. They don't show ads. They don't show ads also. So how do they really make money? Plus they were not even like a Visa or a Master. So Visa or Master is an intermediary which charges per transaction. Paytm wasn't doing that. Okay, so but Paytm is a classic case. They were very ready when, let's say, lockdown happened. They had the technology ready with QR code scanners, with those speakers and all. So they spread like hell and they could get valuation, and then they turned it into a revenue model also. So आज Paytm अगर आप पैसा लोड करना चाहते हो using a credit card or using a non-conventional UPI mechanism, they would charge you 1% of the value that you are trying to do. Correct. Okay. Similarly, they give services on which they will charge you. They give sound box, वो भी एक charge. Correct. It's a charge. Machine. They have credit card machines. They will charge you on a per transaction. Correct. So they have come out of that loop.
But a lot of startups are not able to come out of that loop of only valuation and revenue. Okay, because to get to the revenue model, you have to hit a critical mass. पर भैया जैसे वी अंडरस्टैंड कि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, तो कैसे ही आप कुछ कर लोगे? फिर भी इतने हाई वैल्यूएशंस पे जो इतने अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो पैसा क्यों डाल रहे हैं? नहीं, so जस्ट टू सी द बिजनेस फेल? no. So startups is about notional valuation. It is not about physical valuation. What do you mean by notional valuation? Okay, so in a traditional company, you will have assets. करेक्ट, They will have an attached valuation. बिल्कुल. You will have, let's say, what we call as turnover, मतलब billing. हाँ, So they will sell services or goods. So they will have their valuation based on that. Sometimes it is 4x, sometimes it is 3x, 5x of the turnover, or it could be linked to their profitability. Let's say their bottom line is very healthy. They are into a niche segment. So sometimes they will get 20x of their profit, even more, depending on the segment they are in. So that is how companies were traditionally valued. But startups के case में it was all projection. बिकॉज जब वो सीरीज ए पे जा रहा है या सीड फंडिंग ले रहा है या इवन सीरीज बी तक जा रहा है, वो तो नेगेटिव है, और छोटा मोटा नेगेटिव नहीं है, वो पैसा मांग रहा है बर्न करने के लिए. दैट बॉस, आई वांट टू गिव डिस्काउंट्स वर्थ 1000 crores over a period of 1 year. So give me 1000 crores so that I can burn it. But I guarantee that I will build a additional consumer base of, let's say, 25 million consumers. In that So that is meeting, where this in logic that started. meeting when they are telling you कि भैया मैं 1000 करोड़ रुपए बर्न करना चाह रहा हूँ, तो क्या वो उस समय उस 1000 करोड़ और 1 साल के बाद का जो रेवेन्यू मॉडल है, क्या वो भी शेयर करते हैं? हाँ, so initial investors, when they saw some startups going crazy successful, you've seen some unicorns happening. So they were very gung-ho, and for them, the entry point was change. For large investors, let's say SoftBank or let's say other such very large investors, for them 1000 crores is nothing. करेक्ट. Okay, so they are thinking, यार क्या risk ले रहे हैं हम? Maybe $25 million, $30 million, $50 million. That's it, right? So that amount is nothing. But if it succeeds, they are looking at $1 billion returns. So then it is no longer a 3x, 4x, 5x. It is maybe a 100x, which is the real, call for them. So it's a very calculated risk. They set up a separate kitty. So SoftBank won't bring their entire portfolio, right? So what they will do is they will spread it across countries, they will spread it across verticals. So they went into OYO assuming hotel business में हम success हो सकते हैं. They went into Paytm thinking ये financial sector में हम जा सकते हैं. They might have gone into 100 other sectors. So, and obviously they have their own research analysts who would analyze. So those kind of VCs are different. But a lot of VCs go by gut. They would talk. So when you value a startup, that ये पीपल लाइक SoftBank और वो सिकोया कैपिटल, ये तो एक अलग लीग हो गई कि they ये are लोग different league, correct. उसके They're very professional when हाँ, they invest. हाँ, so आई थिंक इनका वन ऑफ द मेजर बिजनेस आर्म्स इज इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स, एंड देन जब स्टार्टअप They made this as a major arm. They were investment bankers. they were investment But then they have bankers. become this also. But when you look at just businessmen or people who have funds and they want to look at avenues where they can maximize their returns, they used to look at startups. So वो शुरू के phase में a lot of startups could give them good returns because at that time they could exit in the next round. Everybody was trying to invest. Abhi it is a reverse trend. People want to first verify whether they will be able to exit with profits or not. Once people burnt their money, then this new phase started. That नहीं, they have पर started stopping investments. मतलब जैसे किसी ने दूसरे राउंड सेकंड राउंड में इन्वेस्ट करा और फोर्थ राउंड में उसको एग्जिट क्यों मिलेगा? इफ एनीबॉडी वांट्स टू स्टिल पंप इन द मनी इनटू द कंपनी, द मनी विल गो इन द कंपनी ना, द मनी विल So नॉट. it will depend on the terms that they entered. So while entering, they can always have a term from their side that we would also get to liquidate a certain portion if we want. They can also add terms that we can pick up more equity at a discounted rate. See, it will depend on how bullish they are. Some guys would say, okay, आज मैं let's say 10% of the company ले रहा हूँ, valuing it at let's say $50 million in total. So to take 10% equity, I am giving you $5 million, right?
Once that has happened, they can also say, and because the startup founder team is eager कि हमको next round में भी 6 महीने बाद फिर raise करना पड़ेगा, because we'll burn this $5 million. So at that point of time, if they are getting a commit that okay, the next 5 million I will do at, let's say, if you hit this much transactions, I will do at, let's say, 10% more valuation. So 55 million पे करूंगा मैं. ओके Okay. उस समय भले आप So, 100 मिलियन पे हाँ, उस वक्त आपका वैल्यूएशन भले ही 200 पहुंच गया हो, बट देन ही हैज द चॉइस. सेम इज द रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल. सम माइट नॉट बी दैट बुलिश, और सम माइट थिंक आई वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, सो आई वांट एन एग्जिट क्लॉज इन इट. So they will do it that way. See, it depends on how the term sheets are करेक्ट, क्योंकि formulated. मेरी और आपकी जब एक बार पहले बात हुई थी तो आपने एग्जिट क्लॉज के ऊपर बहुत फोकस करा था. So as an investor, see, I am always focused on 3-4 things. First, I am very focused on the founder team. बंदे कैसे हैं? ओके So it includes how they have worked till now. जितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया है उस स्टार्टअप पे, उसमें क्या डिलीवरी हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर उन्होंने 5 साल लगाया है लेकिन दे आर एट 5% ऑफ द ओवरऑल 100% रन दैट दे आर शोइंग, देन इट्स अ प्रॉब्लम. Okay, that means either they didn't know and they stumbled, they maybe lost some money, or they hit roadblocks, legal entanglement हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So then, I would be wary maybe. But then too fast is also not that great. Sometimes you rise too fast and you fall too fast. But then every investor would judge. So I personally want to look at the founders, their journey, how much they've invested on their own, how much of their own skin is in the game. See, some founders will say, I have a good idea, value me at $50 million. See, this was notional valuation at its, पीक. ultimate height. हाँ कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है, समटाइम्स रिसर्च है और समटाइम्स अनरिसर्च है. एक थॉट है, इफ वी डू मैं दिस. ऐसा करूंगा. हाँ. सो like hyper local was a concept, right, which picked up a lot of steam. I'm not sure if you remember, there was a hyper local provider who had come to us for an investment some 10 years back here in Indore. And but I wasn't very convinced, but those were early days. I was not an investor then, so it was like our first twist with somebody coming and लोकल asking. उठा के डिलीवरी करेक्ट, लोकल उठा के Correct, डिलीवरी हाँ, करेगा, है मुझे ना. याद है. 8-10 साल पुरानी बात है. सो वी वर नॉट इन्वेस्टर्स एज सच. So that is when hyperlocal was coming up. Some guys did succeed heavily, some guys didn't succeed. But to succeed in hyperlocal, if your model is just people booking couriers, that is what those guys had as a model. So I wasn't convinced. But let's say if they would have had a Flipkart or a Amazon as a local delivery partner, local service partner, for whom they would be executing deliveries, that would have guaranteed some revenues. करेक्ट. So Amazon would be paying them 10 rupee, 20 rupee, 30 rupee, something. And they would say that, so we could have thought, oh, if Amazon's business in Indore grows, that would mean these guys would automatically scale up. So look at delivery, look at those kind of logistic startups. They've grown because they anchored with the correct players at the correct time. Correct. With the players who had assured deliveries, Correct. who had assured orders. So you compare them to Gati. Correct. Okay, so Gati maybe is 20-30 years old, Correct. but still nowhere in comparison. So Gati जैसे जो providers थे, who didn't take the right decision, वो correct moment पे एंट्री नहीं किया, डिसीजन मेकिंग. that has hampered. डिलीवरी एक नया स्टार्टअप था, उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं था, तो उसने चला गया अमेजोन के पास में या फ्लिपकार्ट के पास में कि आपकी डिलीवरीज मैं करता हूँ. बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे गया, सब बेवकूफ वगैरह सब पे गया और सबको बोला कि मैं आपके वो करना चालू करता हूँ. गति, ब्लू डार्ट, DHL, सेफ एक्सप्रेस और सिर्फ एनी ऐसे नहीं लोकल चला कुरियर गया इन. वो, ऐसे नहीं चला गया. See, an Amazon or a Flipkart, why would they anchor with a newbie who doesn't have anything? So what they did, उन्होंने ये किया कि फाइनली इसमें उनका वो टेक पीस आया. उन्होंने वो टेक बिल्ड किया जिसको वो Amazon के साथ या फ्लिपकार्ट के साथ इंटीग्रेट कर गए. और उसमें ये हुआ कि Amazon की वेबसाइट पे जब आप ट्रैक माई पैकेज पे क्लिक करते थे, तो उनके पूरे लॉजिस्टिक्स चेन में उनके किस वेयरहाउस से निकल के किस जगह पहुंचा है, अगले पे कब पहुंचेगा, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल क्या होगा, वो सब उन्होंने सेट कर दिया. जब उन्होंने वो अचीव किया, अब उसको आप ड्रास्टिकली कंपेयर करो लेट्स से कोई ट्रेडिशनल कुरियर सर्विस या इंडिया पोस्ट से, वो आपको बताएगा नहीं कि कब पहुंच रहा है,
वो आपको नहीं बताता था, आजकल वो लोग भी बताने लगे हैं। तो जब से ये आया तब से क्या हुआ, इस टेक का भी एक मार्केट बन गया। सो डिलीवरी ने खुद का टेक बनाया, कुछ स्टार्टअप ने सोचा यार ये तो हर कुरियर कंपनी करना चाहेगी, व्हाई डोंट आई बिल्ड अ टेक एंड ऑफर इट एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो उन्होंने उसको एज अ सर्विस ऑफर करना चालू किया कि टेक आपका ओन नहीं है, लेकिन आपके पास मेरा पूरा टेक है, और मैंने एक बार अमेजोन से इंटीग्रेट कर रखा है या मैंने एक बार फ्लिपकार्ट से इंटीग्रेट कर रखा है, तो अब आपको कुछ नहीं चाहिए, आप तो मेरी सर्विस सब्सक्राइब करिए, मुझे पर ट्रांजैक्शन 1 रुपया दीजिए। तो अब वो सप्लाई चेन चालू हुई, इस प्रोवाइडर की वैल्यूएशन बढ़ रही है जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिलीवरी वाले की वैल्यूएशन बढ़ रही है जब। लेकिन अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जो फिजिकल डिलीवरी कर रहा है उसकी वैल्यूएशन उतनी नहीं बढ़ेगी। उसका रीज़न है क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर उसके सामने बहुत ज़्यादा है, उसको फिजिकल मैन पावर लेना है, उस मैन पावर के साथ बहुत सारे लीगल हैजल्स आएंगे। ओके, उसको प्रोविडेंट फंड जमा करना पड़ेगा, उसको उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स देखने पड़ेंगे, बहुत कुछ है, टीडीएस का अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, रिटर्न्स को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जिसने टेक बनाया उसको कुछ भी नहीं करना है, वो सिर्फ डेटा को मैनेज कर रहा है और प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे अपग्रेड करता जा रहा है फीडबैक के बेसिस पे। एंड उसको शायद 10 लोगों के यूजर बेस मिलेंगे, इनको अपना खुद का यूजर बेस मिलेगा। सो देयर वैल्यूएशन वुड गो फार हायर, देयर एक्सपेंडिचर्स विल बी फार लोअर, पॉसिबिलिटी ऑफ देम गेटिंग पॉजिटिव इज वे वे हायर। सो दैट्स हाउ दिस एंटायर चेन हैज बीन ग्रोइंग। हर एक जगह एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। सो यू लुक एट लेट्स से Zomato, you look at Swiggy. So cross growth of startups is also very important. They entered into Instamart. So Swiggy started a new sub venture known as Instamart. Now Zomato felt left out. उनको लगा यार हम पीछे रह गए. So Zomato went and acquired Blinkit. कि ठीक है जी हम अक्वायर करते हैं। अब आप इसमें Blinkit का कितना फायदा हुआ देखो। They were a loss making venture, but Zomato को compete करना था Swiggy के साथ, तो उसने एक so रेडीमेड they चीज को उठाया। acquired. Now Tata's decided we will build a super app to compete with Amazon and Flipkart. Okay, so Tata Clicks was their first initial, but now they want to become a super app कि हम सब कुछ करेंगे। अब उनको सुपर ऐप बनना है तो उनको यूजर बेस चाहिए। इनिशियली दे ट्राइड एक्वायरिंग यूजर बेस कि हम न्यू पॉइंट्स देंगे, हम ये, बट दे कुडंट मैच द डीप पॉकेट्स, और दे वर नॉट दैट फ्लैम्बॉयंट to buy out customers. So they took a different route, which again succeeded now. So what Tata did, they found कि भाई medicine is a great field, 1 mg is the number one, let me acquire 1 mg. Okay, so they got online marketplace का biggest player in medicine supply. फिर वो गए बिग बास्केट के पास, then they acquired बिग बास्केट. So they got the entire hyper local network in one shot. They got so much customer base who buys every day. सो नाउ द डिफरेंस इज कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जब आपको जरूरत होती है तब आप खरीदते हो, लेकिन बिग बास्केट का जो कॉन्सेप्ट है, बिग बास्केट डेली के वजह से, वो ये है कि रोज रात को 12 बजे तक आप जितना अपने कार्ट में डालते हो वो सुबह सुबह 7 बजे आपको डिलीवर होता है। सो दे हैव अक्वायर्ड अ डिफरेंट लीग ऑफ कस्टमर बेस। सो दिस इज अनदर वे, आप अक्वायर कर लो कंपनी को, दैट्स व्हाट दे हैव डन। सो दिस इज हाउ इट हैज ग्रोन। जैसे वापस एक्विजिशन पे चले गए, जैसे अपन लोग बात करते हैं तो ये फिनटेक स्टार्टअप कैसे पैसा बनाते होंगे, क्योंकि फिनटेक स्टार्टअप जैसे आप क्रेड ले लो, पेटीएम का आपने बताया, ऐसे ही हम भारत पे की भी बात कर लें तो हर स्टार्टअप जैसे क्रेड में भी आप आपका क्रेडिट कार्ड बिल भर रहे हो जो आप वैसे भी भरते हैं, पर आप क्रेड के थ्रू भरोगे तो आपको वो कैशबैक पॉइंट्स दे रहा है, रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहा है, उसको आप रिडीम कर सकते हो। तो ये वो आइडिया है विच हैज, लेट्स टॉक अबाउट दिस मॉडल। दिस इज डेटा ड्रिवन एंड इट इज द वैल्यूएशन ऑफ द इंटेलिजेंस दे क्रिएट। तो अब मैं इसको समझाता हूँ। सोशल मीडिया देखा आपने? करेक्ट। सो सोशल मीडिया पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, फेसबुक पे या एनी सच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो आपके पोस्ट्स को या आपके सेंटिमेंट को या आपके टेक्स्ट को एनालाइज करके वो आपको प्रोफाइल करते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से सजेशन देते और उसके हिसाब से आपको सजेशंस दे रहे हैं, और उसके हिसाब से देयर रेवेन्यू मॉडल, वो जिस एडवर्ड आपको शो करेगा अगर गूगल आपके सर्चेस के बेस पे, तो गूगल उस इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है। एंड दी एडवर्टाइजर, उसको ये भरोसा है कि गूगल जिसको मेरा एड दिखाएगा वो असली में मेरे सेगमेंट की कोई इंफॉर्मेशन देखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल पे गए और आपने लिखा बेस्ट हिल स्टेशन नियर दिल्ली, इमीडिएटली आपको मे बी किसी ट्रैवल पोर्टल का या किसी का एडवर्टाइजमेंट साइड में आ जाएगा। सो ट्रैवल पोर्टल को पता चल गया कि यार बंदा ट्रैवल सर्च कर रहा था,
और मेरा ऐड गूगल ने उसी वक्त फ्लैश किया, एंड बहुत लाइकली है कि आप उस पर क्लिक भी कर दोगे जाके। क्योंकि मान लो आपका किसी interest रिसोर्ट है का ऐड आ उसमें अभी, जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट है। करेक्ट, मेरा इंटरेस्ट है और उस वक्त मैं वही चाह रहा हूँ, करेक्ट। सो आप उसको क्लिक करोगे। सो दैट इज डेटा और इंटेलिजेंस ड्रिवन। सेम लॉजिक, अब क्रेड चाहता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करो, मतलब आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को वो तो वो देखता है। आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स पकड़ेगा, फिर वो ये पकड़ेगा, लेट्स अज्यूम आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अ यूजर ऑफ क्रेड, बट कई लोग बोलेंगे कि आप अपना स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए जी, अटैच कर दो। अगर उसको वो स्टेटमेंट मिल जाता है तो उसे ये पता चलेगा आप किस तरह के रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, आप कितने आप डीजल भरवाते हैं तो कितने का एक बार में भरवाते हैं। उससे वो आपका वेदर यू आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वेदर यू आर एवरेज पर्सन, वो सब पता लगा लेगा। बहुत सारी फिनटेक्स आपके एसएमएसएस का एक्सेस मांगते हैं। So this is very अभी तो गवर्नमेंट हैज ऑब्वियसली पुट सम रेगुलेशंस फॉर दिस, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता था, बट द रियल आइडिया बिहाइंड इट वाज कि वो लोग आपके एसएमएसएस से, आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट से तो सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड से आपने क्या स्पेंड किया पता चल रहा है, आपके एसएमएसएस से उनको बहुत कुछ और पता चल जाता है। पर ये जो भी डेटा एक्वायर वो लोग कर रहे हैं, इस डेटा को क्या मार्केट में बेचेंगे? तब नहीं नहीं जाके- नहीं नहीं, अगर वो इस डेटा को बेचेंगे देन दे आर अ डेटा सेलर, उनका कोई वैल्यूएशन नहीं है। वो इस डेटा को बिल्ड करके और आपको एज ए यूजर बिल्ड करके, नाउ दे विल इन फेज 2 और फेज 3 ऑफ देयर प्रोडक्ट जर्नी, बिजनेस जर्नी, they will start launching services for you which are tailored for how you are. फिर ये कब होगा भैया? मतलब कितना वही पैसा तो, burn करने के बाद में वो तो चीज़ ये ले जा दैट रहे इज द गोल। तो वो गोल के लिए जो इन्वेस्टर्स मानते हैं कि भाई यही फ्यूचर है और आज से 10 साल बाद ये होना है, सो दे विल नॉट माइंड कि हम 3 साल पैसा बर्न करें। पर जैसे हम उबर का सुनते थे कि उबर के जो फाउंडर थे उनका ये था कि हम कार्स को ही रिप्लेस कर देंगे, हम चाहते हैं कि लोग कार ही नहीं खरीदें, आपको जहाँ भी जाना है उबर ऑर्डर करो और उबर से कर लो। बट अभी कुछ टाइम पहले जब न्यूज़ आई थी कि यार उबर नाउ थिंक्स कि दैट वोंट बी अ पॉसिबिलिटी, और अब तो there is बिजनेस no मॉडल innovation चेंज हो left. गया। नहीं, तो बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। देखो, सबसे पहले मेरू जैसी कंपनीज आई, सो उबर से पहले मेरू जैसी इंडिया में कंपनीज थी, वर्ल्ड वाइड ऐसी कंपनीज रही होंगी, हु बॉट कार्स, सो दे डिड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड दे वांटेड टू चार्ज वेरी हैवी, क्योंकि उनको 3-4 साल में पैसा रिकवर करना था एंड प्लस मेंटेनेंस रिकवर करना था। उबर केम अप विद द नोवेल आइडिया कि व्हाई शुड आई बाय द कार, so I want to just become a tech platform where a car owner can come and become a driver. पर उबर भी कहाँ प्रॉफिटेबल हुआ भैया? So see, it's a long journey. An Uber kind of मतलब when we are talking about long journeys, how long are we talking? okay, so now let's compare it with traditional companies. So if you set up a manufacturing plant, you will invest, let's say 30 crores, 40 crores, 50 crores, लैंड एक्वायर करोगे, प्लांट मशीनरी लाओगे, सेटअप करोगे, फिर बिजनेस नेटवर्क सेटअप करोगे, सेल्स नेटवर्क बनाओगे, राइट। सो 50 करोड़ का मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया इसमें। आप उबर की स्टोरी ले लो, वो भी वही 50 करोड़ बर्न कर रहा है ना। पर मैं 50 करोड़ के सामने जब कुछ प्रोडक्शन करूंगा और माल बेचूंगा तो मेरे पर को आप- पैसा आएगा। नहीं, आपको जो पैसा आ रहा है ना, टू रिकवर 50 करोड़ यू विल टेक 10 years और 15 years। चलेगा, दैट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। करेक्ट, सेम। बट एक स्टार्टअप में तो जब पैसा बर्न करने की बात करते हो तो वो बर्न मार्केटिंग के ऊपर अरे करा आपने जाता है। कैपिटल में बर्न कर दिया, वो मार्केटिंग में बर्न कर रहा है, क्योंकि वो टेक इनिशिएटिव है। गोल उसका या एंड में वो भी 85 करोड़ बर्न करेगा शायद। नहीं भैया, पर जो हम आज की तारीख में देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स हो गए, मतलब मैं जैसे बाइजूस एक स्टार्टअप हो गया हमारे यहाँ। आज अगर वो 5,000 करोड़ की सेल कर रहा है और उसके सामने अगर 2,500 करोड़ की सेल के सामने अगर 5,000 करोड़ का नुकसान कर रहा है, क्या रिकवरी होगी उस चीज़ की? सो आप एक बात समझो, जो हमने नोशनल वैल्यूएशन की बात की, सो नोशनल वैल्यूएशन क्रिएट कैसे होता है विद अ फ्यूचर प्रोजेक्शन, कि आज मैं जब 2,500 करोड़ की सेल कर रहा हूं, जब मार्केट में जो टोटल मार्केट अवेलेबल है वो लेटस से 30 करोड़ बच्चों का है, उस 30 करोड़ बच्चों में से जो एडटेक पे मार्केट प्लेस अवेलेबल है वो लेट्स से 1 करोड़ बच्चों का है, करेक्ट। तो आउट ऑफ द टोटल मार्केट अवेलेबल वी हैव जस्ट रीच 1%। इन दैट 1% आई एम 90%। सो बाइजूस की स्टोरी कुछ ऐसी रही, राइट। सो हु कैन कैप्चर द रिमेनिंग 29 करोड़, हु इज इन द बेस्ट पोजिशन? ओके, So Byju's will be in the best position. So that is how notional valuations will kick in when Byju's will project, इसमें मेरा 90 है,
मान लेते हैं मेरा 80 रह जाएगा बाद में, तब आप 20 करोड़ पे 80 या 30 करोड़ पे 80 की बात करोगे ना. इन एब्सोल्यूट नंबर्स इट इज माइंड बॉगलिंग. दैट्स हाउ वैल्यूएशंस विल वर्क बिकॉज इट्स ऑल प्रोजेक्शन. अब वो प्रोजेक्शन हिट कब होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, एक मार्केटिंग प्लान देंगे. मे बी वो पूरे प्रोजेक्शन के हिट के लिए होगा ही नहीं, वो मार्केटिंग प्लान तो अगले 1 साल का होगा, क्योंकि मार्केट कीप्स चेंजिंग. वेदांतु वुड एंटर द रेस, समबडी एल्स विल एंटर द रेस, तो दे विल हैव टू ऑप्टिमाइज. बट वो 1 साल के प्रोजेक्शन में आपको लेट्स से बताएगा कि आज 1 करोड़ है, मैं उसको 1.5 करोड़ कर लूंगा या 2 कर लूंगा. ठीक है. और आपको मैं, अगर आप 100 करोड़ डाल रहे हो तो आई विल गिव यू अ रिटर्न ऑफ लेट्स से 3x, यानी कि मैं 300 करोड़ आपको वापस, आपकी इक्विटी की वैल्यू 300 करोड़ हो जाएगी. तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए, देयर अ राइजिंग हॉर्स. अब ये बाकी का वी विल नॉट डिस्कस व्हाट हैपेंड इनसाइड बायजूस एंड व्हाई दे आर अंडर ऑडिट एंड ऑल, करेक्ट. बट द आइडिया फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, उसको क्या चाहिए, इन्वेस्टर को चाहिए कि भाई मैं जब एंटर कर रहा हूं, सो क्या ये मैं हमने शुरुआत में बात की कि वेल रिसर्च्ड. बायजूस के केस में इट वाज वेल प्रूवन कि भाई 30 करोड़ का मार्केट स्पेस है, इतने स्कूल गोइंग किड्स हैं, उसमें 1 करोड़ का टोटल अभी एडटेक पे है और उसमें से 90 लाख मेरे पास है. जस्ट टॉकिंग अबाउट नंबर्स. सो देवर अ प्रूवन शीट ना, देवर नो लॉन्गर अ प्रोजेक्शन, इसीलिए उसको इतनी हाई वैल्यूएशन मिलेगी. What they did with that valuation is a different case study also. So that's why. So any investor would obviously be drawn to such a case, large investor, क्योंकि उसको सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ गई. अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में जो फर्स्ट राउंड या सीड फंडिंग लेवल है, उसमें फेलियर का रेट 99% होगा, लेकिन जो 1% सक्सेस होगा वो 10x से लेकर 100x तक रिटर्न देगा. ओके. लेट स्टेज स्टार्टअप्स में, मतलब आज अगर आप फ्लिपकार्ट, जैसे आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो, तभी 2-4 हज़ार का शेयर मिलेगा ना आपको. इन्फोसिस का शेयर जिसने पहले दिन 10 रुपये में लिया होगा, उसने रिस्क लिया, क्योंकि तब इन्फोसिस कुछ नहीं थी. आज आप इन्फोसिस का शेयर लेने जाओगे तो 5-10 हज़ार रुपये का मिलेगा आपको. सो दैट्स द डिफरेंस. सो व्हेन यू एंटर, आप कितने कम वैल्यू पे कितनी ज्यादा कंपनी ले सकते हो, वो गेम है. बट लेटर अब आप बड़ा अमाउंट डाल रहे हो तो यू डोंट वांट टू टेक दैट बिगर रिस्क. तो then you the rationale is slightly different. So then you are no longer looking for 100x. आप सोच रहे हो ये तो 4x दे दे मुझे 1 साल में, तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वो रिस्क एपिटाइट उसका होता वो हो जाता है. खैर, कमिंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, आपने बोला था कि वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट्स जो आप कभी भी फंडिंग के टाइम पे देखोगे वो है कि फाउंडर में कितना दम है. बिल्कुल. हाउ जज अ टीम कि भैया एक फाउंडर है, 2 हैं, 10 हैं, तो वो 10 लोगों में क्या देखोगे, उनमें उनकी क्या क्वालिफिकेशन मैटर करती है, उनके क्या ऐसी स्किल्स है जो आप उस समय देख के जज करोगे कि यार इन लोगों में दम है. देखो, बहुत स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो डेजिग्नेशंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, करेक्ट. सो 4 दोस्तों ने मिलकर स्टार्टअप बनाया, तो एक COO बनेगा, एक CEO बनेगा, एक CTO बनेगा, सारे के सारे कोई ना कोई CXO बन जाएंगे, बिकॉज दे हैव टू शो दैट दे आर ऑल फाउंडर्स. हर एक डेजिग्नेशन पे एक ही हो सकता है. सो ये तो उनका पर्सपेक्टिव है. बट व्हाट दैट इंडिविजुअल हु हैज दैट टैग कैन डिलीवर, ये एज एन इन्वेस्टर हर इन्वेस्टर जज करता है. इस जजमेंट में उसकी क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली एक चीज है, एंड देन मोर देन द क्वालिफिकेशन व्हाट ही ब्रिंग्स ऑन द टेबल बाय हिज ओन नॉलेज. सी कई लोग ऐसे होंगे, स्किल, देयर स्किल. करेक्ट. सो कोई हो सकता है कि वो बोलेगा जी मेरा जो CFO है वो ICFAI से चार्टर कोई कोर्स करके आया है, या कोई MBA है कहीं पे, MBA फाइनेंस है, या कोई CA है. सो ऑटोमेटिकली कुछ एक वेटेज तो उससे अटैच हो जाएगा. समटाइम्स दैट वेटेज कुड पोटेंशियली इंक्रीज बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर दैट पर्सन हैज पास्ड. बिकॉज स्टार्टअप्स, अगेन एज एन इन्वेस्टर मैं क्या सोचूंगा, यार मेरा एग्जिट कैसे होगा जब ये ग्रो करेंगे. ये ग्रो कैसे करेंगे अगर इनका प्लान सॉलिड होगा और अगर इनका नेटवर्क सॉलिड होगा. सो इफ वन ऑफ द एक्सोज और ऑल ऑफ देम कम फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूशंस, आई विल फील कि इनके जो साथ वाले हैं, they would also be doing startups, one of them will get more successful, then the network effect will kick in, they will pull these guys up. अच्छा, ओके, मतलब वो पूरा बैकग्राउंड वो that obviously matters. So that obviously matters, but that is not something which is a deal breaker. Correct. It could be an add-on. Correct. Okay, but that is not a deal breaker, or that is not even a decider.
Finally, the idea of the startup, the plan that the startup presents, biggest thing, the exit that they project, and how logical that exit is. अभी बोलने के लिए तो आप मुझसे पैसा आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो आप कहोगे सर आप 1 करोड़ डालिए और आपको अगले साल 10 करोड़ मिलेगा, मैं थोड़ी चेक काट के दे दूंगा आपको. सो फाइनली देयर हैज टू बी अ बेसिस. आपके उस प्रोजेक्शन के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए. जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वेल रिसर्च्ड, वो यही है. मुझे आई शुड बी एबल टू डाइजेस्ट कि हाँ जी मेरा पैसा ये लेगा, एंड मेरे को मन में वैसे ही है कि 10x तो शायद नहीं देगा, बट अगर इसने 6x भी दिया तो आई एम वेरी हैप्पी. ठीक है ना. जैसे अब आपके पास में इतने सारे स्टार्टअप्स आते हैं, फिर आपके पास में एक नेटवर्क है लोगों का जो स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करता है. करेक्ट. तो क्या पहले लोग आपको पिच सुनाते हैं, फिर आप उनको अपने पूल में डालते हो? हाँ. सो मैं एक एक्सेलरेटर का पार्ट हूँ. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेटर? ओके. तो कई स्टार्टअप्स ऐसे होंगे या कई वेंचर कैपिटलिस्ट मिलके अपना फंड पार्क करते हैं कहीं पे. सी हर एक का एक कॉर्पस होगा, किसी का 2 करोड़ होगा, किसी का 5 होगा और किसी का 500 भी होगा. सो व्हाट दो वाला या तो 2 स्टार्टअप में 1-1 करोड़ डाले और उसके बाद फ्यूज हो जाए. सो वो करने की जगह आप चाहोगे कि मैं ज्यादा में. सो दिस इज लाइक अ म्यूचुअल फंड. स्टार्टअप की दुनिया का म्यूचुअल फंड. सो दिस इज लाइक अ म्यूचुअल फंड. HNIs का म्यूचुअल फंड. करेक्ट. सो हम लोग और वो पैसा हम डालेंगे भी नहीं, मतलब वो कमिट हो जाता है. सो इट्स मोर ऑफ एक्सेलरेटर के जो अग्रीमेंट्स होते हैं उसमें आ जाता है कि प्रोवाइडेड वी लाइक द पिच एंड देयर ऑल्सो दे हैव अ चॉइस. ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेटर में 10 इन्वेस्टर्स हैं, वो 10 हर एक में इन्वेस्ट करेंगे, वैसा भी नहीं है. सो इट्स मोर लाइक इक्विटी एंड देन दैट इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक्स विल हैपन. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट. बेसिकली आप एक लिंक हो उस दुनिया की और इस दुनिया की. सो ज्यादातर बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट टेक्नोक्रेट्स. करेक्ट. ओके. सो मेरे जैसे कुछ होते हैं जो कॉर्पस तो छोटा रखते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी समझते हैं. बड़े इन्वेस्टर्स वो हैं जिनकी जो दूसरी ट्रेडिशनल बिजनेसेस से बहुत पैसा लेके बैठे हैं. सो टुडे रतन टाटा इज अ वेरी मैसिव इन्वेस्टर, राइट? सो हाउ वुड रतन टाटा इवैल्यूएट? ही इज नॉट अ टेक्नोलॉजी गाय. वो प्लेटफॉर्म थोड़ी डेमो देखते होंगे. सो ही विल अपॉइंट अ टीम. ओके. सो बट ही इज नॉट लेट्स से पार्ट ऑफ एनी एक्सेलरेटर, तो उनको सब खुद की टीम अपॉइंट करनी पड़ती होगी. करेक्ट. बट बाकी के इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ऐसा पूल बना लेते हैं और फिर उस पूल से यार आप पहले इवेल्युएट करो, then come back. So then let's say people like me would evaluate. So the first pitch happens to us or even one level below us. They filter it कि हाँ जी देखने लायक है, पोटेंशियल है इसमें. ठीक है. फिर वो हमें प्रेजेंट करेगा, हम उसकी टेक ग्रिलिंग कर लेंगे, हम उसका मार्केट लॉजिक समझ लेंगे, हम ये समझ लेंगे कि ये जो मांग रहा है वो रैशनल है कि नहीं, एंड कैन दिस बी वैल्यूड इवन मोर. ओके. उसके बेसिस पे हम पीछे जाएंगे. देन सारी मीटिंग होगी एंड उसके बाद इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट होगा. फाइनली उस इन्वेस्टर प्रेजेंट में फिर जो इन्वेस्टर चाहेगा वो इन्वेस्ट करेगा. वो बोलेगा ठीक है जी मेरे पोर्टफोलियो में से इसको देना है, कोई कहेगा नहीं देना है. कोई ये भी बोल सकता है कि ऑल द इन्वेस्टर्स पुट टुगेदर ने डिसाइड किया कि हम नहीं करना चाहते इन्वेस्ट, लेकिन किसी एक को बहुत अच्छा लगा तो वो आउटसाइड जाके इन्वेस्ट करेगा ना. ओके. भाई उसको तो स्टार्टअप मिल गया, जिसको अच्छा लगा वो करेगा. सो स्टार्टअप्स के लिए तो विन विन है कि कोई मिल गया तो बहुत अच्छा है, सारे मिल गए तो बहुत ही अच्छा है ना. और इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बाकी के सारे इन्वेस्टर्स क्या देख रहे हैं, किस तरफ हवा बह रही है. ज्यादातर ये जो एक्सेलरेटर्स हैं ये किसी कोर वर्टिकल के ऊपर बने होते हैं. जैसे मैंने आपका पता है मेरे को, आप HEED. हाँ. सो दैट वाज एन इनिशियल एक्सेलरेटर विच आई वाज अ पार्ट ऑफ, लेकिन फिर बाद में उस एक्सेलरेटर का बहुत ग्रोथ नहीं था. सो देन हमने उसको उसमें फंड नहीं किया. द सब्जेक्ट वाज वेरी नाइस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. तो इसमें एजुकेशन का कोविड में बहुत बूम आया, हेल्थ केयर का कोविड में बहुत बूम आया. सो द आइडिया वाज कि क्या ऐसे कोई अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होंगे जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी प्रपोज करेंगे. इन्वेस्टर हमेशा डिसरप्टिव देखना चाहता है, सो वो हमेशा नहीं आता. सो जब आया ही नहीं वैसा स्टार्टअप कोई इन्वेस्टमेंट के लिए विच रियली वांटेड और जो हमको हिट करे, तो वी डिडंट इन्वेस्ट, तो वो फ्यूज हो गया. इसी तरह से अभी आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वन ग्रुप विच इज नोन एज फोकल वेंचर्स. सो दे इन्वेस्ट इन टू डीप टेक. ओके. सो डीप टेक में AI, ब्लॉकचेन. हाँ, अब उसमें लीगैलिटीज
आर डिफरेंट. अब इंडिया में जैसे क्रिप्टोज आर नॉट वैलिड एज अ इंस्ट्रूमेंट. वैलिड टोकन ऑफ So, or there are a lot of legal hassles and there is lack of clarity. करेक्ट. So blockchain leads to cryptos, leads to something else. So we are very bullish कि अभी हम एक NFT marketplace में invest करना चाहते हैं. I have been seriously evaluating a carbon credit company for evaluation. This is an upcoming field. बहुत बूम करेगा. बहुत बूम करेगा. आज नहीं करेगा. इंडिया ने एक अकॉर्ड साइन किया है जो 2047 में तक पूरा करना है. यानी कि अगले 25 साल इंडिया विल एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड विल मूव टुवर्ड्स इट. सो हर किसी को कुछ टेक लगेगा. क्या वो टेक इससे आ सकता है? सो देयर इज अ पोटेंशियल. अब वो नोशनल वैल्यू. तो भैया हम नोशनल वैल्यू की बात करी कि स्टार्टअप जब आते हैं पिच करते हैं अपनी प्रोजेक्शंस भी दिखाते हैं कि हम लोग इतना बर्न करेंगे उसके बाद में हमारा ये मॉडल रहेगा, हम लोग इस तरीके से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टॉप लाइन के बाद में बॉटम लाइन का डिस्कशन सब जगह होता ही होगा, क्योंकि बिजनेस का तो धर्म ही है ना कि प्रॉफिट बनाना ही है आपको. व्हाट हैपेंस टू अ स्टार्टअप कि वो इतना कुछ बताने के बाद में, इतना कुछ बर्न करने के बाद में भी अपनी बॉटम लाइन को जस्टिफाई नहीं कर पाता कभी भी? देखिए, अब स्टार्टअप ईरा ऐसा है कि द सेम और सिमिलर आइडिया हजारों साथ में आते हैं, बिकॉज इट्स अ ट्रेंड. करेक्ट. जो जिस तरह का स्टार्टअप, तो इनिशियल फ्यू इसलिए ज़्यादा फेल हो जाते हैं कई बार बिकॉज दे आर ट्रेंड सेटर्स. तो उनको, जिसको बोलते हैं ना, ठोकर खा के सीखते हैं. दे हैव नॉट सीन हाउ दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल विल ग्रो. तो उनको पता चलता है ओ इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, इसमें ऐसी लीगैलिटी का प्रॉब्लम है, या इसमें कोई और इशू है. सो बहुत जो स्टार्टर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आता है. Correct. दैट बिकम्स अ रीजन फॉर फेलियर. अगेन आई वुड एट्रीब्यूट इट टू लैक ऑफ रिसर्च, कि दे हैव नॉट गॉन डीप इनफ टिल द एंड. भाई सिर्फ एक आइडिया सोच के आप उस पर काम नहीं कर सकते. आइडिया का एंड तक रोड मैप भी सोचना पड़ेगा. सो दैट इज वाई MBAs आर टॉट कि भाई आप बिजनेस प्लान बना के लाओ. नाउ बिजनेस प्लान कैन नॉट मीन कि आप मुझे 10 करोड़ दे दो मैं धंधा चलाऊंगा. ऐसा थोड़ी हो सकता है बिजनेस प्लान. करेक्ट. मैं उसको फाइनली कहाँ लेके जाऊंगा, मैं किस दिन मैन्युफैक्चरिंग चालू करूंगा, या किस दिन मैं मेरी सर्विसेज डिलीवर शुरू करूंगा, किस तरह के क्लाइंटेल को अप्रोच करूंगा, कैसे अप्रोच करूंगा, किस वैल्यू पे अपनी सर्विसेज सेल करूंगा, अगर मेरा कॉम्पिटिटर मार्केट लैंडस्केप है तो वो मैं उसको कैसे कंपीट करूंगा, आपको सब पता होना पड़ेगा ना. दैट इज वन मेजर रीजन कि स्टार्टअप्स जो ये सारा रिसर्च नहीं कर पाते वो फेल होते हैं. यही मैंने आपको एक बार शुरू में भी कहा था कि स्टार्टअप इज नॉट अ टेक इनिशिएटिव, इट्स अ बिजनेस इट इज अ इनिशिएटिव. बिजनेस. बहुत सारे स्टार्टअप्स उसे टेक समझ के, टेक पे फोकस होके, और मोनेटाइजेशन या रेवेन्यू मॉडल को इतना ज्यादा पीछे धकेल देते हैं टेक के, वो उनके साइट में ही नहीं आ पाता. radar में अच्छा, ही नहीं प्लस परफेक्शन इज अ प्रॉब्लम. बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत टाइम लगाते हैं मार्केट में आने में, और कई हाफ बेक्ड डिश के साथ आ जाते हैं. तो जो हाफ बेक्ड डिश के साथ आते हैं वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि देर बहुत बग्स आ रहे हैं, क्लाइंट सर्विस अवेल ही नहीं कर पा रहा है, पेमेंट सक्सीड नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है उनके टेक्नोलॉजी में, एंड दे ट्राई टू मेक टू मेनी चेंजेस टू फास्ट. करेक्ट. ओके, कि भाई ये भी सर्विस डाल देते हैं, वो भी सर्विस दे देते हैं. सी आपको सर्विस का फिर सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी अचीव करना पड़ेगा ना, जो क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन दे. अगर आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो वो क्लाइंट दोबारा आपके पास क्यों आएगा? देयर आर लॉट ऑफ अल्टरनेट्स अवेलेबल. यू डोंट हैव एनी रॉकेट साइंस व्हिच इज प्रोप्राइटरी टू यू. पर जैसे ये जो बग्स वाली आपने बात बोली, या क्या ये बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे ही बात नहीं अटक गई? नहीं तो होता ही यही है. जब हम, या चलो ये तो वो स्टार्टअप हो गए जो चालू हुए पर इवेंचुअली अपने आप को एक इनिशियल फेज से ही बाहर नहीं निकाल पाए. व्हाट इफ द स्टार्टअप अपने आप को इनिशियल फेज से बाहर भी निकाल देता है, मार्केट में एक्सेप्ट भी हो जाता है, पर इवेंचुअली बैंकरप्सी की तरफ निकल जाता है? सो एक तो सभी स्टार्टअप्स अपना माइलस्टोन बनाते हैं. अगर वो माइलस्टोन नहीं हिट कर पाते हैं देन इन्वेस्टर मनी विल ड्राई आउट. कई बार इन्वेस्टर्स अपना नेक्स्ट ट्रॉन्च नहीं देंगे. इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप कहता है कि मुझे 100 करोड़ चाहिए वो पॉइंट हिट करने के लिए, तो 100 करोड़ लाके बैंक में डाल देगा. ऐसा थोड़ी होता है. सो Milestone देगा इन्वेस्टर विल डिफाइन कि अच्छा जी आज आप यहाँ हो, आप प्रॉमिस कर रहे हो कि 3 महीने के बाद आप ये करोगे, प्रोजेक्शन है ना आपका. सो 3 महीने का 4 हो जाएगा तो इन्वेस्टर फिर भी आगे चलेगा. सो एक पॉइंट आ जाएगा जब इन्वेस्टर अपने लॉसेस को कट करेगा. दैट इज द पॉइंट जब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, और क्योंकि यू हैव फॉल्टर्ड ऑन योर पास्ट प्रोमिसेस.
वो पॉइंट होता है जब ज़्यादातर स्टार्टअप्स कट करना स्टार्ट करते हैं अपनी कॉस्ट्स को, स्टाफ फायर करेंगे। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि फंडिंग लेना ही है? जैसे हम आपने शुरू 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 में भी बोला था कि मतलब अंबानी बिरला टाटा का स्टार्टअप होगा तो वो शायद एकदम स्टार्ट से एंड तक ले चला जाएंगे। लेंगे। पर हम देखते हैं कंपनीज लाइक जीरोधा, वो बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज है। एक वो साउथ की कोई कंपनी है जोहो, वो भी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है और $1 बिलियन वैल्यूएशन है, सब कुछ है। फिजिक्स वाला हम देखते हैं बूटस्ट्रैप्ड ही था, $1 बिलियन पे जाके सीधा वैल्यूएशन उठाया। कैसे? मतलब इन लोगों ने भी तो जीरो से लेके इतने बड़ी वैल्यूएशन प्लस प्रॉफिट्स हैं तभी सस्टेन कर रहे हैं। ये बिजनेसेस क्यों प्रमोट नहीं हो रहे हैं? एंड व्हाई आर बिजनेसेस जिसकी वैल्यूएशंस ये हैं सिर्फ वही क्यों हम लोग, मतलब व्हाई आर वी फॉलोइंग दैट कल्चर कि उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, इनको हीरोज नहीं बना रहे जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। नहीं देखो, एक बार जो कंपनी प्रॉफिट डिलीवरी मोड में चली जाती है, देन दे कम बैक फ्रॉम और दे मूव फ्रॉम अ स्टार्टअप डोमेन टू अ रेगुलर कंपनी मूवमेंट। आज एक आईसीआईसीआई बैंक के कोई डिवीजन और जीरोधा जो स्टॉक ब्रोकिंग अलाउ कर रही है, करेक्ट। सो आईसीआईसीआई डायरेक्ट आई थिंक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? Initially, when they started, there were new logics, there were technological innovations that Zerodha bought. थोड़े टाइम में वो गैप फिल हो जाता है, एंड देन व्हेन Zerodha गो एंटर्स इनटू द प्रॉफिट मेकिंग डोमेन कि नहीं जी अब मुझे मेरे इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना है, मेरे शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना है, दैट इज व्हेन बोथ ऑफ देम बिकम वर्चुअली इक्वल। अब क्या फर्क है फिर? देन व्हाई शुड समबडी गो एंड ओवर इन्वेस्ट इनटू Zerodha? देयर इज नथिंग स्पेशल रिमेनिंग। नहीं, पर आज जैसे जीरोधा जैसा बिजनेस है उसने भी तो एक लिमिटेड टाइम स्पैन में अपने आप को इतना बड़ा करा ना। वो उसके पास भी एक उस डिसरप्टिव वक्त उसने मॉडल ले था उस लिया। समय, जैसे एंजल ब्रोकिंग उस समय चला करता करेक्ट था और सब करेक्ट। कुछ। उस समय उसने डिसरप्टिव मॉडल करा कि भैया मैं ब्रोकर को ऐसा डील दूंगा ना, एंड यूजर को ऐसा डील दूंगा। भाई मैं सब कमीशन लोग खाऊंगा ही नहीं, हाँ, सब लोग लूंगा ही नहीं। हाँ कि करेक्ट 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 आप डायरेक्टली ट्रेड करोगे, इतने रुपए में ट्रेड हो जाएगा, कम सस्ते में हो जाएगा। करेक्ट। यही मॉडल इवेंचुअली काफी सारे लोगों ने फॉलो सबने करा, फॉलो कर लिया। पर फंडिंग के साथ फॉलो करा। इन लोगों ने विदाउट फंडिंग फॉलो वो करा। तो है ही, जो अर्ली भाई विदाउट फंडिंग नहीं फॉलो किया, उन्होंने सेल्फ फंड किया। सो टिल अ करेक्ट। पॉइंट दे सो अब कई फाउंडर्स ऐसे होंगे जो अपना मनी डालेंगे। ये कौन से फाउंडर्स होते हैं? या तो दे आर अ पार्ट ऑफ सम बिजनेस हाउस ऑन देयर ओन, और हु हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू देयर करियर्स ऑफ 10 15 20 ईयर्स, एंड देन दे डिसाइडेड कि यार अब बहुत हो गया, हम ये 4 लोगों का लाइक माइंडेड ग्रुप है, लेट्स and this is an idea we have, let's form a company. So they had their own crore 2 crore savings which they put, and they did the pre-seed or the seed themselves. ऐसा नहीं कि फंडिंग नहीं आई, फंडिंग तो आई, खर्चा तो किया उन्होंने भी, प्लेटफॉर्म बनाने में, मार्केटिंग करने में, डिजिटल मार्केटिंग में, सब खर्चा हुआ। अब आप विद्योदय चलाते हो, सो if someone has to start something at Vidyodaya scale, it is not going to be easy, करेक्ट। राइट? एंड दे कांट प्रोजेक्ट एन आइडिया, सर मैं एक कॉमर्स के लिए सीए फोकस्ड एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ। इफ आई लुक एट दिस वन लाइनर एज एन इन्वेस्टर, नोबडी वुड कम फॉरवर्ड। हर गली में कोचिंग इंस्टीट्यूट पड़े, राइट? सो that's the difference. So they would have bought their own fund. It's not possible to do it without fund. Plus they've built a tech which supports their vision. That investment they've made, और वो कई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा जो उन्होंने बनाया होगा, एंड देन व्हेन दे लॉन्च्ड, आफ्टर दैट मे बी दे वेंट फॉर सम फंडिंग, दे वेंट फॉर सम व्हाटएवर दे डिड, रेस्ट इज हिस्ट्री। सो अब ये डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस मॉडल कैसा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स you see they have great ideas from day one where they are getting revenue. So you look at let's say Zomato. Initially Zomato was not a food delivery service, it was just a catalog. करेक्ट। Okay, so Zomato was a yellow pages for restaurants. करेक्ट। बट आप रेस्टोरेंट को कॉल करते थे तो उसमें जोमेटो के उस पर फोन में से होके जाता था वो कॉल, एंड यू नो जोमेटो वुड मेक मनी आउट ऑफ इट, दे वुड चार्ज द रेस्टोरेंट फॉर इट। आपकी लिस्टिंग करने के लिए। करेक्ट। आप नहीं, नॉट जस्ट लिस्टिंग। सो वंस जोमेटो यूजर बेस इंक्रीज, एक बार जोमेटो के पास मान लो गुड़गांव सिटी में या बैंगलोर में या मुंबई में 10 लाख कंज्यूमर हो गए, अब रेस्टोरेंट को वो 10 लाख चाहिए। So then when Zomato goes and says, I am opening the door for you to publish and become viewable to 10 lakh consumers, the restaurant is interested.
करेक्ट। तो रेस्टोरेंट बोलेगा ठीक है मेरे लिए क्या खर्चा है, सो लेट्स से 5,000 रुपीज का खर्चा है एनुअली, ठीक है आई वॉन्ट टू पे दैट so that I get 10 lakh users should access my name, should see my menu. Then Zomato thought, oh, very nice. अभी तो मेरे पास रेस्टोरेंट भी काफ़ी हो गए, मेरे पास यूज़र भी काफ़ी हो गए. Why don't I allow this डिलीवरी the food ordering ecosystem? So they might have initially started with let's say the hyper local tie up with somebody. फिर उन्होंने सोचा why don't I form the logistics company on my own because now I am so big, I have money, I am making money. So they formed their logistics arm. So जैसे अगर आप देखोगे तो Amazon has its own Amazon delivery service also. ओके They don't just use delivery or any traditional player. They have their own delivery. They have their warehouses everywhere. They run those warehouses. Amazon warehouses I know. Flipkart, Walmart, they have their own warehouses. Yes. Ajio is coming up big. They have their own warehouses. सब so it's all interlinked. So business में cross होने का option होना चाहिए. पर भैया जैसे हम वैल्यूएशन या हम लोग कभी भी स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो क्या ऐसा हो जाएगा क्या इवेंचुअली ऑल द पावर इन द वर्ल्ड विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी फ्यू हैंड्स कि यार ये बिजनेस भी मेरा ही है, ये बिजनेस भी मेरा ही है, ये बिजनेस भी मेरा ही है, या कुछ ऐसे 25-50-100 प्लेयर होंगे जो बहुत बड़े होंगे, जैसे सॉफ्ट बैंक हो गया, सिकोया कैपिटल हो इट्स ऑल गया. इंटरलिंक्ड. आप देखो मारुति ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बहुत बड़ा, मारुति के सप्लायर्स सेकंड लेवल पे बड़े, उनके सप्लायर्स. मारुति वाइपर लेती होगी एक्स कंपनी से, वाइपर की जो रबर ब्लेड है वो बनाने वाली उस एक्स के नीचे का सब कॉन्ट्रैक्टर वाई. मारुति ग्रो कर रहा है, एक्स ग्रो कर रहा है, वाई भी ग्रो करेगा. करेक्ट. सेम केस अभी जैसे हमने शुरुआत में एक डिस्कशन में उबर की बात की थी. उबर ने जिस दिन पेटीएम के साथ लिंक किया, उबर में बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस नहीं है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, आपको पेटीएम मिल जाएगा, मे बी अमेजॉन पे मिल जाता है, कुछ वॉलेट्स मिलते हैं, राइट. वाई डिड उबर चूज कि मुझे इनसे टाइप करना है? क्योंकि पेटीएम वाज विद ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री. हाँ, सो उबर रियलाइज्ड कि भाई पेटीएम के पास इंडियन मार्केट का यूजर बेस है एंड आई वांट टू पेनिट्रेट द इंडियन मार्केट. सो मैं अगर पेटीएम दूंगा तो पेटीएम यूजर को फिर मैं कुछ वाउचर लॉन्च करूंगा तो वो मैं फटाक से उसको ला पाऊंगा. सो दिस इज नोन एज यूजर एक्विजिशन. यूजर एक्विजिशन के लिए शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं, आज से 8-9 साल पहले, व्हेन द स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्टेड, a startup would spend up to even 1,000 rupees to acquire a client. Okay. Today, maybe that cost, once you have these kind of tie-ups, it goes down to maybe 40 rupees, 50 rupees. Correct. That's it. That's what you want, right? So this is one way of revenue. कि आपने अपना एक्सपेंडिचर घटा लिया तो आपका इनकम बढ़ गया ना. So this balancing is anyways happening big time. Correct. तो ये इकोसिस्टम बिल्ड होता जाएगा. If any new startup succeeds, associated startups keep popping up. हाँ, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए वही नीचे से तो और वही इकोसिस्टम बढ़ रहा है ना बढ़ती आपका. जाएगी. सो एक के हाथ में वेल्थ थोड़ी गई. पर उसके बाद में भी एक्विजिशन तो होता ही जाएगा ना भैया, वो लोग नीचे उसको अक्वायर करते ही जाएंगे ना. जैसे अगर आप बोल रहे हो अमेजोन को अपना एक मानो वो लॉजिस्टिक काम बना रहा है तो एक वो अपकमिंग कंपनी को उठा सो लेगा. अब ये दो देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स. एक सब कुछ मैं ही कर लूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पर मैं आपको अक्वायर करके तो कर ही सकता हूँ ना. नहीं ना. अरे मैं अक्वायर करूं ही कि मेरे को कोई वैल्यू मिलना चाहिए उस एक्विजिशन में. तो इस हिसाब से वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, मारुति को तो सबको अक्वायर कर लेना चाहिए. इतनी सारी ऑटो इंडस्ट्री क्यों चल रही है भाई? पर मारुति एक ट्रेडिशनल कंपनी है. मतलब मैं एक्चुअली समझना चाहता हूँ नया थॉट प्रोसेस है क्या. सो नया थॉट प्रोसेस इज नॉट डाउनस्ट्रीम एक्विजिशन. वो एक आध लेवल का हो सकता है और वो बिजनेस ग्रोथ के लिए हो सकता है. जैसा टाटा ने 1mg को अक्वायर किया, दे वर नॉट इन दैट सेगमेंट. टू एंटर अ सेगमेंट वन कैन अंडरस्टैंड, बट इट विल नॉट हैपन जस्ट कि यार वो मेरा बड़ा सप्लायर है, वो भी बहुत पैसे कमा रहा है तो व्हाई डोंट आई गो एंड अक्वायर हिम. ऐसा थोड़ी होता है. ऐसे तो पूरी दुनिया को सभी एक ही कंपनी ले लेगी ना अपनी पूरी सप्लाई चेन को. नॉट पॉसिबल. ओके, डजंट वर्क दैट वे. अब मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाह रहा था. मतलब बिकॉज आई नो यू फ्रॉम 1990, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं आपको जानता हूँ अपेरेंटली. तो जैसे मैंने आपको देखा है कि आप पास में ही कॉलेज में पढ़े, आप कोई आईआईटी नहीं गए हो, आपने शायद आईआईएम से कोई एग्जीक्यूटिव कोर्स करा या नहीं करा वो मेरे को नहीं पता, पर शायद अहमदाबाद से आपने शायद एक कोई एग्जीक्यूटिव कोर्स करा हुआ है. बट दैट वाज आफ्टर यू हैड ऑलरेडी गॉन टू अ company and started Few years working. of my Few years after job. you started working. Correct. Yes. Company sponsored.
जब हम कंपनी जब आप मतलब 2002 में आपकी पहली जॉब लगी अहमदाबाद, जब मेरे को भी पता था, मैं भी गया था आपके साथ अहमदाबाद और हम लोग बुआ को लेके आए थे एंड सब शिफ्टिंग वगैरह हम लोगों ने करी थी एंड एवरीथिंग। उस समय शायद 14,000 रुपये महीने की आपकी 12। सैलरी, 12,000 रुपये महीने की आपकी सैलरी हुआ करती थी, एंड नाउ योर सैलरी इज इन करोड्स। यू आर द पर्सन, जो स्टार्टअप्स आपके पास आते हैं एंड आप एक पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केट ड्राइव करते हो कि किसमें पैसा लगाना चाहिए किसमें नहीं लगाना चाहिए। हम्म। 20-21 साल में इतनी बड़ी जो आपने एक जर्नी ली है, कैसे, मतलब बहुत बड़ा ग्रोथ है भैया ये, मतलब 20-21 साल में कि आप एकदम एक लोअर लेवल से एकदम टॉप मैनेजमेंट में आके बैठे हो, डिसीजन मेकर हो, कंपनीज रन कर रहे हो, स्टार्टअप्स को फंड करवा रहे हो एंड एवरीथिंग। व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस दैट यू वुड लाइक टू शेयर कि 20-21 साल में आपने ऐसा क्या करा? देखो यार, ऑब्वियसली एजुकेशन मैटर्स, इंस्टीट्यूट्स मैटर, बट फाइनली व्हाट मैटर्स इज हाउ मच एफर्ट यू आर विलिंग टू पुट। आप कितनी मेहनत करोगे, इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। एंड सेकेंडली, निम्बल फुटेड रहना पड़ता है। मतलब ओके, अभी जब मैं लेट्स से पढ़ के निकला, तब आई वॉज अ टेक्नोलॉजी गीक, कि भाई मैं सॉफ्टवेयर पे काम करता था, बनाता था लोगों के लिए, साथ में टीम्स में पार्ट था। सो आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन आई ग्रू, सो देर वर मे बी 10 designations आई हैव क्रॉस्ड इन माई 21 years ऑफ जॉब। अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग सो आपको systems। सीखते जाना है। कुछ सालों के बाद आपको रियलाइज होगा कि जो यंगर जनरेशन है, दे कैन डू दी एंट्री लेवल जॉब्स बेटर। आपके करियर में जो आप शुरू किया, तो देन यू आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना होगा, नेक्स्ट स्टेज पे जाना होगा, उसके लिए लर्निंग कर्व रहेगा। तो आपको हमेशा बहुत विलिंग रहना पड़ता है दैट आप अपने 2-4 लेवल ऊपर तक के काम थोड़े थोड़े समझते रहो। इफ़ यू डोंट डू दैट, सो दिस माई जर्नी हैज़ बीन वेरी बेसिक विद ग्रोथ। मतलब मैं बहुत ही नीचे से स्टार्ट किया मैंने। आई डिड नॉट रियली, सो लेट्स से आई डिडंट जॉइन अ आईटी लार्ज फर्म जहां पर एक स्टैंडर्ड रूट रहा हो। करेक्ट। ओके, सो दैट वाज बिकॉज माय एजुकेशन मे बी डिडंट ट्रिगर दैट। बड़ी कॉलेजेस में या बड़े यूनिवर्सिटीज़ में कंपनीज कैंपस के लिए आएंगी एंड दे वुड पिक कैंडिडेट्स। तो उनको एक फर्स्ट स्टेप उस वक्त शायद मिल जाता था 25,000 सैलरी का। उस वक्त इतनी होती थी, मतलब 2.5 लाख 3 लाख सैलरी वॉज वेरी गुड। हाँ। ओके, मैंने उससे हाफ पे स्टार्ट किया, देन यू नो द ग्रोथ हैपन। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। अगर आप उतना एफर्ट नहीं लगाओगे तो ये गैप वाइडन होता जाता है, और अगर आप सही एफर्ट लगाओगे, एंड देन ऑब्वियसली एफर्ट कैन नॉट बी जस्ट डायरेक्शन लेस या बस कोशिश कोशिश, वैसा नहीं। इट हैज़ टू बी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। आपको सही लोगों के साथ एंकर होना पड़ेगा, आपको सही लोगों से सीखना पड़ेगा। मैं एक बात बताता हूँ आपको। सो आई वॉज वेरी, ऑब्वियसली आई वॉज एम्बिशियस। मे बी आई डेंट गो टू अ ग्रेट कॉलेज, बट आई वॉज फेयरली एम्बिशियस। तो मैं जब सबसे नीचे लेवल पर था, तब भी कई बार ऐसा होता था कि बिकॉज आई कुड कम्युनिकेट वेल एंड मैं मेरे आइडिया को प्रेजेंट सही कर लेता था, और कई बार लोगों के जवाब मैं दे पाता था, तो इसीलिए मुझे बड़े लोगों से मिलने का और सीखने का चांस मिल गया। वंस दैट हैपेंड, उन्होंने मुझे जज कर लिया, एंड मैंने भी कोशिश किया कि मैं यार बीच वाले से क्यों एंकर होऊंगा, लेट मी ट्राई एंड एंकर टू द बिगर मैन, ट्राई टू लर्न व्हाट ही डज। सो एक कोई थे, आई विल नॉट नेम दैट जेंटलमैन, ही इज़ अ वेरी, मतलब इवन आई कैन नेम हिम, हिज नेम वॉज मिस्टर पीजी मखीजा. So he was executive director of Gujarat Ambuja at one time. Once, you know, when he was traveling to a factory of Gujarat Ambuja, and I had to go. So to the same factory, and because we used to talk, हम बात कर लेते थे कभी कभी, तो ऐसे ही मैंने उनको पूछा, सर मैं चले चलूँ साथ में? तो उन्होंने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं। जनरली लोग हिम्मत ही नहीं करेंगे। थोड़ा मैंने रिस्क लेके, उस वक्त शायद मैं जानता भी नहीं था इतना रिस्क है, तो एक बार मैं उनके साथ बैठ गया। तो फिर बात ये हो गई, अच्छा शाम को वापस आना है, ठीक है आ जाना साथ में ही। तो अब 2-2 घंटे का आने जाने का सफ़र मिल गया मुझे। उस वक्त ऐसे कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह नहीं होते थे, छोटे मोटे नॉर्मल फ़ोन कॉल हो सकते थे, बट तब मोबाइल फ़ोन में इनकमिंग का भी बहुत चार्ज होता था। उनके जैसे लोग तो सुन लेते थे थोड़े बहुत कॉल, मेरे जैसे लोग तो फ़ोन ही नहीं रखते थे। सो देयर वाज नो डिस्टर्बेंस ऑल्सो, इट वाज लाइक अ फ्लाइट मोड, नेचुरल फ्लाइट मोड। वहाँ पर मैंने उनको एक क्वेश्चन किया कि सर हमारे यहाँ बहुत मीडियोक्रिटी है, बहुत एवरेज स्किल वाले लोग हैं,
क्योंकि मैं खुद को उनसे थोड़ा सा ज़्यादा रेट करता था. ओके, सो इट वाज एरोगेंस ऑल्सो, बट वो इसलिए था क्योंकि मैं वर्क हार्ड भी करता था और मैं उनसे ज़्यादा डिलीवर करता था. Correct. उनको भी ये बात पता थी. तो उन्होंने मुझे एक आंसर किया विच वॉज अ लर्निंग फॉर मी फॉर लाइफ. उन्होंने मुझे कहा कि गौरव, आई कैन नॉट सपोर्ट यू फॉर लाइफ, क्योंकि तुम्हारी एस्पिरेशंस थोड़े दिनों में हमारे पॉसिबिलिटी से आगे चली जाएगी. तो तुम सोचोगे कि यार अब मैं कहाँ जाऊँ ताकि मेरी एस्पिरेशन पूरी हो. अगर सभी लोग कंपनी में ऐसे होंगे तो इतनी ज़्यादा आइटरेशन होगी कि हम झेल नहीं पाएंगे. Correct. तो हमको क्या करना चाहिए? हमको मीडियोक्रिटी से कंपनी को भरना चाहिए और साथ में तुम्हारे जैसे लोगों को पीस पे रखना चाहिए. सो दिस इज हाउ ट्रेडिशनलिस्ट्स वुड थिंक. इसीलिए आप देखते हो कि कंपनी में कोई मुनीम होते थे पहले, वो उसी कंपनी को ज्वाइन करते थे 20 साल में बीकॉम करके और फिर 60 65 70 साल होके उधर से ही और हेड मुनीम होकर रिटायर हो जाते थे. सो नो एस्पिरेशन बट ट्रस्टेड पीपल ऑब्वियसली. सो नथिंग रॉन्ग विद दैट. सी उस वक्त का ज़माना ही ऐसा था. पीपल हु हैव एस्पिरेशन, सो यू हैव टू ऑब्वियसली हैव एस्पिरेशंस एंड सेकेंडली आपको उतना हार्डवर्क स्मार्टली करना पड़ेगा. तो मैंने उस वक्त उनके साथ थोड़ा एंकर किया, मैंने उनसे कुछ सीखा. जब मैं उनके साथ बैठा तो मैंने ये भी देखा कि वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं. तो मैं एक टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि बिजनेस कैसे करते हैं. अब हम तो साथ में एक ही फैमिली में है. हमारी दुकान पे मैं बैठता था. हाँ, हमारी एक exactly. सीमेंट का बिजनेस था. Exactly. उस सीमेंट के बिजनेस में हमारी फैमिली में ये कल्चर है कि मालिक का बेटा भी गल्ले पे नहीं बैठेगा सीधे जाके. तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, जब मैं बहुत छोटा था तो पानी भी पिलाता था लोगों को. कोई कस्टमर आया तो दैट इज लाइक टेलिंग यू कि भाई कस्टमर बड़ा है, आप उसको पानी पिला रहे हो, तो आपके अंदर वो Sense इनकलकेट चल कर दिया जाता है. उन्होंने कि जी कस्टमर भगवान है. Correct, correct. फिर मैंने तो ट्रक्स पे सीमेंट भी खींचा. तो उससे मुझे ये पता चल गया कि लेबर का पेन क्या होता है. अभी मैं लेबर से बात करूंगा ना तो मुझे याद रहता है, नहीं यार बहुत मुश्किल काम है. 50 बोरी अगर मुझे कहीं कुछ करना है, उसको वो उठा के 50 रखना किलो है, की बोरी होती वो है. इतनी बड़ी बोरी. तो आज अगर कोई मुझे कॉल करके बोलेगा यार 100 मीटर दूर खाली करना है, तो मुझे पता है वो मेरा आदमी कर नहीं सकेगा. इट इज़ इनह्यूमन टू आस्क. तो मैं उसको बोलूंगा नहीं बॉस. और अगर करवाना है तो मैं उसको अपफ्रंट बोलना चाहता हूँ कि नहीं भाई मैं आपसे 5 रुपये बोरी एक्स्ट्रा मांगूंगा, ताकि मैं उस आदमी को कॉम्पनसेट कर सकूँ फॉर दैट फिजिकल लेबर दैट ही डिड. तो ये आप कैसे सीखोगे? फाइनली डेबिट और क्रेडिट वही का वही है. आपने अकाउंट्स देखा, अभी 50 बोरी का डेबिट क्रेडिट किया हो या 50 करोड़ का डेबिट क्रेडिट किया हो, कोई डिफरेंस नहीं है. बैंकिंग समझ में आ गई. दुकान से कैश एक ब्रीफ केस में लेके बैंक में जाते थे, टेलर के सामने खड़े होके गिनवा के बैंक पे पैसे जमा करते थे. पूरा बैंकिंग सिस्टम समझ में आ गया इससे. सेम नॉलेज, सेम इंफॉर्मेशन, जस्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, दैट्स इट. और क्या है, फाइनली देयर इज नथिंग इन ट्रेडिशनल सेंस. स्टार्टअप्स ऑब्वियसली इज अ न्यू ब्रीड. उसको हमको भी सीखना पड़ा बहुत. पहले कुछ साल फेलियर्स भी हुए. तो इफ़ आई टेल यू, एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, मैंने रेकमेंड किया, कई इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, करीब 1.5 साल तक एक्सरसाइज चली. 2 माइलस्टोन मिस हुए जो उन्होंने कमिट किए थे, पर मैंने पुश किया पूरी इन्वेस्टर टीम को कि नहीं यार लग रहा है ये कर लेंगे, लेट्स कंटिन्यू. मतलब हमारा पहले माइलस्टोन पे हमको कुछ पैसा देना था, वो दे दिया. अगला माइलस्टोन हिट नहीं हुआ, फिर भी नेक्स्ट ट्रांच दिया. अगला माइलस्टोन हिट नहीं हुआ, फिर भी थर्ड ट्रांच भी दिया. तब जाके फाइनली सोचा कि नहीं यार अब और नहीं देंगे. नो सेंटिमेंटल अटैचमेंट. तो दिस थिंग्स ऑल्सो हैपन. समटाइम्स आपको गट से लगता है कि यार ये बिजनेस करेगा सक्सीड, नहीं किया उसने सक्सीड. दैट वाज अ फिनटेक, है ना. तो ये दिस विल हैपन. फिर उसे सीख लिया कि व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू डू, देन यू गो तो फॉरवर्ड. यू वर्क क्लोजली विद द स्टार्टअप्स आल्सो, मतलब डे टू डे उनके फीडबैक भी आप लेते हो? हाँ, सो आई एम अ वेरी एक्टिव इन्वेस्टर इफ यू माइट वांट टू कॉल. आई एम नॉट अ पैसिव इन्वेस्टर. पैसिव इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जैसे शेयर मार्केट में आपने अभी आज टाटा का शेयर ले लिया, अब टाटा चला रहा है ना कंपनी, तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है. आपने तो ट्रस्ट किया कि नहीं टाटा अच्छी कंपनी है, मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ा के देगी. हमारा इतना बड़ा कॉर्पस नहीं था. एंड प्लस बिकॉज आई कम फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, आई अंडरस्टैंड व्हाट द स्टार्टअप ट्राइज टू डू. वो क्या करेगा, कहाँ फॉल्टर करेगा. एंड प्लस ओवर माई करियर, शुरू के 10 साल ज़रूर मैं टेक में था, उसके बाद मैं मैनेजमेंट में चला गया, तो बिजनेस साइड भी समझने लगा. तो मेरा एडवांटेज ये है कि मैं फुल साइकिल समझता हूँ. बिल्कुल. बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो मैनेजमेंट साइड समझेंगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजी पीपल हैं जो सिर्फ फर्स्ट साइड समझेंगे. कुछ लोग ऑब्वियसली होते हैं, कई लोग होते हैं जो मेरी तरह इंडस्ट्री में काफ़ी सारा साल रह के
सीख के मैनेजमेंट में जाके उधर भी काफ़ी सारे साल काम करके देन फाइनली स्टार्टअप इकोसिस्टम में घुसे। करेक्ट। तो इसीलिए कई स्टार्टअप्स को मैं मेंटर करता हूँ। जब आपकी जर्नी चल रही थी वो 2002 से 2021 2023 तक, हम लोग जो देखे 21 साल, बीच में एक ऐसा टाइम था जब कोई बहुत बड़ी कंपनी से आपको ऑफर था एक बहुत अच्छी पोजीशन के लिए, और मेरे को याद है कि आपने ये बोला था कि यार मैं इस उम्र में थोड़ी ना अभी सिर्फ चेक साइन करने के लिए और अग्रीमेंट साइन करने के लिए बना हूँ। आई डोंट नो, कोई तो एक डायरेक्टर देखो, लेवल की कोई पोजीशन होगी या एग्जीक्यूटिव नहीं, डायरेक्टर लेवल नॉट की नॉट कोई डायरेक्टर लेवल, इट वाज अ सीनियर रीजनल पोजीशन फॉर अमेरिकन कंपनी। बट हाँ उसमें क्या था, इट वाज अ ग्लोरीफाइड बाबू पोस्ट, क्योंकि आप वो पोस्ट ले लो, डायरेक्शन ऊपर से आएगा, आप सिर्फ इम्प्लीमेंटर बन के रह जाओगे। तो उसमें मेरा आपको, इंटरेस्ट नहीं पर था। उसमें जब सैलरी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, तो व्हाई नॉट, व्हाई डू यू वांट टू वर्क? नहीं, देखो, वो उस वक्त चलेगा, लेकिन 2 साल बाद, 4 साल बाद, लेट्स से इफ यू वांट टू मूव ऑन, उस वक्त अगर आपको कहीं इंटरव्यू देना पड़े, आप बोलोगे क्या? आपको आता ही नहीं होगा कुछ, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉलिसी ड्रिवन, जो ऊपर से आया है यू जस्ट इम्प्लीमेंटेड, देन यू विल गेट इन टू दैट लूप। सी, एक चीज प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वही नौकरी करो या वही पोस्ट एक्सेप्ट करो जो आप फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हो। ओके, ओके, क्योंकि चेंजिंग योर वर्क बहुत मुश्किल है, स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है आजकल। सही है, सही ओके, जनरलिस्ट बन के अब मैंने थोड़ा वो भी किया जी, मैंने थोड़ा वो भी किया जी, डजंट रियली हेल्प नाउ। जैक ऑफ ऑल एंड जैक मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हर जगह वैल्यू नहीं होता। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, आपको पता हो, ग्रेट, उसकी बट वैल्यू आपकी होगी। मास्टरी एक हाँ, जगह आपकी होनी मास्टरी बहुत चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे उस वक्त ये था कि आई हैड ऑलरेडी सिलेक्टेड अ रोड मैप कि मैं इसके बाद ये करना चाहता हूँ। दिस वॉज अ चेंज। मनी वॉज दी ऑब्वियसली दी, यू नो, ड्राइविंग फैक्टर, नहीं, नॉट द ओनली इट वॉज ड्राइविंग दी, फैक्टर एक्चुअली। नहीं, मनी वॉज अ मेजर फैक्टर इन दैट ऑफर, बिकॉज उन लोगों के लिए डॉलर्स में पैसे दे रहे थे, हमें इंडियन रुपी में लग रहा था वाओ। मतलब उस वक्त आई थिंक द ऑफर दैट आई हैड इन हैंड वाज समवेयर इन द रेंज ऑफ 1.8 या 2 लाख रुपीज अ मंथ। ओके, फॉर देम इट इज व्हाट, $4,000, $50 का डॉलर था तब, तो उनके लिए इट वाज पीनट मनी। हमारे लिए, मेरी शायद, एंड दिस इज नॉट वेरी, मतलब ये 2007-8 के आसपास की बात होगी, मतलब 5 years इनटू माय करियर। 12,000 से 2 लाख रुपए पे, 12,000 नहीं, थोड़ा तो चढ़ चुका था मतलब तब तक। 2002 में 12,000 और 2008 में हाँ, तो मतलब ऐसा। तो लेकिन मुझे ये था कि ये फिर मेरे करियर को ना एक अलग टेंजेंट देगा, उधर से फिर मुझे कोई नया डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा, मे बी आई माइट नॉट बी एबल टू कम बैक, सो इज दैट इज वाई आई डिड नॉट चूज दैट डायरेक्शन। दिस वॉज द हार्डर लाइन, दैट वॉज द इजियर लाइन ऑनेस्टली। व्हाट फोर्स्ड यू, मतलब ये इसको क्या, इसको ही पैशन बोलते हैं जो आप करें, या इसको बस ये था कि यार मेरे को करना ही ये है, नहीं, मैं रिस्क लेता सो हूँ अपने लाइफ के साथ दोनों में, अपने बातें करियर हैं। के साथ में, कि क्या करूंगा देखता हूँ। मुझे बहुत पसंद है जो काम मैं करता हूँ, और शुरू से ऐसा ही है, मैं वही काम ज्यादा करता गया जो मुझे पसंद आता गया, एंड दैट इज वाई आई चोज इट एज अ लाइन। तो इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी भी कि यार, यू नो, आई एम डूइंग समथिंग बोरिंग या लेबोरियस वर्क है, मुझे करना नहीं है, सो लेट्स शिफ्ट अ कंपनी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। सो यू विल बी सरप्राइज्ड बाय वन फैक्ट, इन माई एंटायर करियर आई हैव नेवर गिवन एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब। फर्स्ट जॉब के लिए भी आपने कभी कभी भी इंटरव्यू नहीं। दिया? तो पहली जॉब तो ऑब्वियसली एज ए ट्रेनी लगती है, हाँ, क्योंकि कंपनीज हायर करती हैं लो सैलरी पे कि हाँ भाई थोड़ा इससे काम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, कम पैसे देंगे, बट दैट इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। यू शुड लुक एट इट कि कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है उससे, आप तो ये देख लो कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको सीखने के लिए रखा ना उन्होंने, सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो हाउ इट ऑलवेज वर्कड इज कि आपके काम से आपको कहीं ना कहीं पुल आना चाहिए, समबडी हु सीज योर वर्क, वो आपके काम को रिकॉग्नाइज करे और आपको फिर पुल करे। मेरे करियर में हमेशा ऐसा ही हुआ कि आई वॉज रेफर्ड बाय समबडी हु आइदर वर्कड विद मी, या जिसके अगेंस्ट मैंने काम किया, क्योंकि बाद में मैं जब सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करता था तो हम कई प्रोजेक्ट्स के लिए जाते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स कम्पीट करते हैं, तो किसी ने देखा यार ये अच्छा बंदा है यार, इसको हायर कर लेना चाहिए, सो देन ही रेफर्ड मी टू हिज ओन कंपनी। ऐसे मैंने ज्वाइन किया, एंड समहाउ आई हैव नेवर गिवन एन इंटरव्यू, कभी भी नहीं हुआ आज तक। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये तो पता ही नहीं है कि इंटरव्यू देना कैसे है, दिया तो पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं, बट आई हैव टेकन अ हेल लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑब्वियसली। तो जब आप इंटरव्यू लेते हो तो इंटरव्यू में बंदे का क्या, मतलब वो एक 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का जो भी आप इंटरव्यू लोगे,
उसमें आप क्या चीज़ें ऐसी देखते हो कि आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इसको रख सकता हूँ? और उस इंटरव्यू में उस डिग्री का क्या रोल है कि डेफ़िनेटली मेरे को पता है कि आपका कॉलेज कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉलेज नहीं था, पर आज आप आईआईटीज़ वाले बंदों को रिक्रूट करोगे, आईएम वाले बंदों को रिक्रूट कर रहे हो, बड़े-बड़े कॉलेजेस के बंदों को रिक्रूट कर रहे हो, अलग-अलग प्रोफाइल्स के लिए रिक्रूट कर रहे हो। ऐसा क्या आप देखते हो किसी में भी रिक्रूट करने के पहले? तो देखो, आपकी डिग्री वगैरह आपके फर्स्ट कपल ऑफ जॉब्स तक लिमिटेड है, उसके Correct. बाद आपका अचीवमेंट ही बोलेगा। सो मैं अगर मेरे पास कोई आईआईटीएन आएगा और एक नॉर्मल कॉलेज का कोई मे बी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आएगा, आई विल नॉट ट्रीट देम डिफरेंटली। मे बी आईआईटीएन की डिग्री देख के मैं उसको 1% एक्स्ट्रा कुशन दे सकता हूँ, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज फॉर मी रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट ना। मैं उसको अच्छे कॉलेज से आए देख के क्या फ़ायदा है मुझे? कुछ भी नहीं। पर उसने भैया उतनी मेहनत करी होगी ना नहीं, उसने कॉलेज मैं में घुसने के लिए। ओके, सो उसने जो मेहनत कॉलेज में घुसने के लिए की वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो काम उससे करवाना चाहता हूँ, लेट्स से ज़्यादातर अगर मैं जॉब पोस्ट करवाऊंगा एचआर से, तो हाउ विल द जॉब गेट पोस्टेड? टाइटल, रेलेवेंट एक्सपीरियंस इतना, टोटल एक्सपीरियंस इतना, एंड स्किल सेट ये Okay. एंड KRA ये करेक्ट. So these are the defined things. They will put it in a glorious template and post it online on naukri.com and monster.com and whatever, wherever they want to Correct. post. Candidates उस पर अप्लाई करेंगे. So how do you screen the candidate finally? या how do you select the candidate? तो गोल ये होता है कि अगर मैंने लिखा है कि relevant experience 5 साल है, होना चाहिए, तो 5 साल में obviously he would have gone through multiple life cycles of some problems that happen in that job. पर्टिकुलर प्रोफाइल की जो करेक्ट. प्रॉब्लम होगी। मैं सिर्फ उससे रेलेवेंट प्रैक्टिकल चीज़ें समझना चाहता हूँ, वेदर ही हैज़ गॉन थ्रू इट. सी इफ ही हैज़ गॉन थ्रू इट, इवन इफ ही वुड हैव फेल्ड एट वन टाइम, ग्रेट, उसने वो फेलियर उधर देख लिया, सीख के आया है, मेरे यहाँ फेल नहीं करेगा. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो दैट कैंडिडेट नोज हाउ टू सक्सीड. Similarly, if I am evaluating somebody for a management role, then I would want to know what all issues he has faced. Then I would try to even give him some real life issues. Suppose we are facing an issue, तो आप करंट इशू उसको तो पकड़ा मैं दोगे। उसे कोई इशू पकड़ाऊंगा एंड आई वुड आस्क हिम टू आंसर हाउ ही वुड सॉल्व इट. एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट हिम टू सॉल्व इट कंप्लीटली और ग्रेट, बट हिज अप्रोच इज वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, करेक्ट कि वो कैसा अप्रोच लेगा. And whether he fights for what he is saying. See, I would try to puncture his answer. करेक्ट So it's like a viva. Okay, कि उसके आंसर से ही अगला हाँ, क्वेश्चन निकलेगा, और फिर फिर उसके आंसर उसको- से अगला क्वेश्चन निकलेगा, वो उसको कैसे डिफेंड करता वो जा उसको रहा है, अपने कैसे उसको आइडिया को build out डिफेंड करता है। कैसे करता है. एंड प्लस इफ हिज आइडिया इज फ्लॉड, लेट्स से नी जर्क में उसने कोई आइडिया प्रेजेंट किया, हाँ ही शुड ऑल्सो नो हाउ टू रिट्रैक्ट एंड देन कम अप विद अ न्यू प्रपोजल. करेक्ट सी, गलती तो होगी, कई बार ऐसा होता है, हम मीटिंग्स में बैठे होते हैं, प्रॉब्लम इज स्टेटेड, यार ऐसा क्यों नहीं देखते हो करके, बट दैट माइट नॉट बी द रियल गुड सोल्यूशन. ट्रू। सो कैन ही लर्न? सो जो मैं आपको बोल रहा था कि लर्न करना, स्मार्टली पकड़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्ट्रीट स्मार्टनेस इज वॉट आई लुक फॉर इन अ कैंडिडेट इन एनी पोजिशन, अदर देन द कोर स्किल दैट दैट पोजिशन वॉन्ट्स. मतलब अगर उस बंदे ने मेहनत करी हुई है तो वो जॉब, वो कहीं से भी आया हो, उसकी डिग्री it just doesn't matter, and it will not matter for any company. ये अगर जैसे वर्क एक्स हुई नहीं, हम जैसे नया नया मतलब बोलते हैं फ्रेशर्स को रिक्रूट जब करते हैं, उसमें ऑब्वियसली डिग्री का रोल आ ही जाता होगा। उसमें थोड़ा डिग्री का रोल जरूर है. मैंने कहा ना, फर्स्ट एंड सेकंड जॉब तक, when you are less experienced, when your work cannot speak for you. Once your work speaks for you, you don't need your degree in the back end. Then it is a good placeholder in your workplace, but it doesn't really play a major role. उतना बड़ा रोल तो नहीं है उसका, ये वो है, ठीक है, चलिए. अच्छा, एक फैक्टर लेकिन फिर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, इसलिए बोलता हूँ, बहुत बड़ी जो फर्म्स हैं जहाँ पर इंडिविजुअल अप्रोच की जगह सिस्टम ड्रिवन अप्रोच चलेगा. आप बात करो अर्नस्ट एंड यंग, एक्सेंचर, KPMG, डेलॉइट, बड़ी इंडियन कंपनीज, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है और एक आदमी सबका इंटरव्यू नहीं लेगा, या जो मेन टीम है वो सबका इंटरव्यू नहीं लेगी. वहाँ एक सिस्टम को इंटरव्यू लेना है और ऑटोमेटिकली ये मशीन की तरह चलना है, प्रोडक्शन लाइन की तरह. वहाँ अगर आपको जॉब चाहिए, फर्स्ट जॉब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इवन आगे के जॉब्स में भी इंपॉर्टेंट है कि आपने, इफ़ यू हैव पास्ड आउट फ्रॉम अ गुड प्रीमियर इंस्टीट्यूट, HR आपको स्क्रीन करते वक्त गुड पाइल में डालेगा.
ओके, और पहले राउंड में गुड पाइल में से इंटरव्यूज होंगे। अगर गुड पाइल में अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला तो वो नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे। सो आपके चांसेस कम हो जाते हैं इन वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। विद एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम विल कीप रिड्यूसिंग, कम होता जाएगा। ये मिडिल मैनेजमेंट में आपको बहुत कम आएगा प्रॉब्लम, बट इन लार्ज कंपनीज सीनियर मैनेजमेंट के लिए दिस विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इट ब्रिंग्स द नेटवर्क अलोंग। कि अगर आपने मान लीजिए एसपी जैन से पास आउट किया है, अब आपके जो एल्यूमनी नेटवर्क है वो सीईओज इन अदर कंपनीज होंगे। करेक्ट करेक्ट ओके, possibility of association, acquisition, business association बढ़ जाएगा। So the CEO cannot just bring skill, he has to bring the network along, और मतलब senior leadership team. So this is very very important in very large organizations. But then again ऐसा नहीं है कि only that will matter. Okay, this just adds to your appeal, मतलब उसमें मतलब बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं है, पर हाँ दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली भैया इस बड़े कॉलेजेस में जाते ही इसलिए कि एलुमनाई नेटवर्क अच्छा बने, क्योंकि और बनता ही है क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे जगह प्लेस होते ही हैं। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि लार्ज कंपनीज नहीं लेती नॉर्मल लोगों को। मे बी दे माइट हैव टू वर्क हार्डर, दे माइट हैव टू कम इन देयर आइज विद देयर ओन स्किल। करेक्ट। मैं किसी को जानता हूँ, काफ़ी सालों से बात नहीं हुई, इंडिया की एक प्रीमियर कंपनी आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी में ही वॉज ग्लोबल सेल्स हेड। ही वॉज अ बीकॉम ग्रेजुएट एंड उनका टारगेट साल का होता था 50,000 करोड़। सेल्स हेड था वो बंदा, 50,000 करोड़, बीकॉम ग्रेजुएट। और ऐसा नहीं कि एसआरसीसी से था कि जी भाई इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट से था, ऐसा भी नहीं था, किसी अच्छे कॉलेज का था, डिसेंट कॉलेज का। बट ऐसा नहीं था उसने एमबीए भी नहीं किया, और सारे आईआईएम्स के बंदे हों, सारे इवन फॉरेन में मतलब स्टैनफोर्ड हार्वर्ड के बंदे हों, सब उसको रिपोर्ट करते थे। तो अब उसमें स्किल रही होगी। वो ऐसी कंपनी में था जिसके जो प्रोमोटर थे अभी रिटायर्ड लोगों में से एक हैं, मतलब ही कैन बी काउंटेड एज वन ऑफ दी, जैसे अब आप रतन टाटा की बात करते हो, नारायण मूर्ति साहब की बात करते हो, अजीम प्रेमजी जी की बात, उस कैटेगरी के कोई थे। सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन सॉ स्पार्क समवेयर। वो स्पार्क आपको दिखाना आना चाहिए, वो स्मार्टनेस आप में होनी चाहिए, वो स्पार्क स्किल भी होना देखना चाहिए। भी कितना इंपॉर्टेंट है भैया। मतलब जैसे अब आप उस पोजीशन में हो कि आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ा सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, आप वो टैलेंट को स्काउट कैसे करोगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और इवन फ्रॉम आउटसाइड द दिख जाता है काम में, सबके काम में दिखता है। सी, काम करने वाले सारे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजर कौन अच्छा बनेगा। तो मैनेजर कौन बनता है? हु कैन डेलीगेट एंड हु कैन गेट वर्क डन ऑन टाइम। ये दोनों फैक्टर है बड़े। ओके, और रिसोर्स जितना दिया उसी में काम होना चाहिए। रिसोर्स में सब कुछ आ गया, मैन पावर, मनी, टाइम, एनीथिंग विच इज अ रिसोर्स। तो क्या कोई ऐसा आदमी है हमारे इसमें, तो इमीडिएटली वो प्रोजेक्ट को या किसी चीज को मैनेज करने के लिए ऊपर आ जाता है। यू हैव टू नो हाउ टू डू दिस 3-4 थिंग्स, मैनेज योर रिसोर्स, डेलीगेट करेक्टली, एंड अगर आप बहुत ही जूनियर हो तो अपना टास्क करेक्ट टाइम पे खत्म करते जाओ। आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनिशिएटिव लेना है। फिर आप कुछ नया करोगे तो सामने वाला सोचेगा ना यार ये कुछ नया तो करता है। जब अपग्रेड करने की बारी होगी तो आपको वो यही सोच के देखेगा कि दिस गाय कैन टेक इनिशिएटिव, मैं इसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूँ, करेक्ट, ये सीख सकता है। That's how you grow. एंड देन यू जस्ट पुल देम अप द रैंक। हाँ बिल्कुल। और पहले 1-2 स्टेप में इशू होता है क्योंकि साथ वालों को बुरा लगता है, but then they get separated from the rest. क्योंकि उन एक जूनियर जब प्रमोट होता है और सीनियर प्रमोट नहीं होता तो वो भी तो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता होगा कहीं ना कहीं कंपनी में। वो देखो लार्ज कंपनीज में फिर वो प्रॉब्लम है, यू कांट ओवर परफॉर्म एंड ग्रो, यू विल ग्रो व्हेन यू हैव टू ग्रो, व्हेन द टाइम टू ग्रो कम्स। ये तो सरकारी लॉजिक हो गया ना, नॉट सरकारी, सिस्टम ड्रिवन। करेक्ट। सो इवन इन लेट्स से अ टीसीएस और अ विप्रो, कुछ लोग बाई चांस कभी नजरों में आ जाएं वो अलग बात है, बट दे विल ग्रो एट अ स्टैंडर्ड पेस। Okay, so let me give you an example. IBM is a very large company worldwide. So IBM has a band system कि जी band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, पता नहीं कहाँ तक के बैंड होंगे। हो सकता है उनका जो CEO होगा वो band 15-16 का ही होता होगा।
अब IBM जैसी कंपनी में बैंड के साथ कुछ एसोसिएटेड रूल्स हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओके, मे बी कॉलेज कहाँ से पढ़ के आया है, मे बी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ काम किया है, ऐसे कुछ उनके पैरामीटर्स हैं, एंड एक्सपीरियंस एंड वॉट एवर. तो आप कितना भी स्पार्क लगाओगे, अगर आप उनमें कोई पैरामीटर पे नहीं पूरे हो रहे तो यू वोंट बी गोइंग टू द नेक्स्ट बैंड. यू विल हैव टू वेट फॉर दैट मच टाइम, यू विल हैव टू बाइड योर टाइम. So my logic to not go into such a large enterprise was this also, that there I will be a cog in a wheel. Okay, I cannot ever assume multiple roles. I cannot ever grow out of my shoes. They will give me a shoe, I will have to remain in that shoe. The moment I try to come out of that shoe, it is actually going against this system. So they will look at it negatively. यार ये तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसने कर दिया. See, you are not the specialist to do the other job, so they don't want that. जब ये कल्चर है, जब जो आप डिफाइन कर रहे हो आज के स्टार्टअप का भी वही So culture है। so that is the startup culture, correct. तो आप वही स्टार्टअप कल्चर में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी स्टार्टअप कल्चर को क्यों अपने सिस्टम के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करती है आज भी? नहीं, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर बहुत पर्सनलाइज्ड है. फाउंडर है, 4-6 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं, हेड काउंट है, हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता है. सो इट इज पॉसिबल. व्हेन यू हैव सच लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे करोगे आप? नहीं कर सकते हो. सो वो लोग सिस्टम से ही चलेंगे. नहीं तो क्या होगा, अगर वो लोग इतना छूट दे देंगे तो कोई एक जो GM होगा वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को सारी नौकरियां दिलवा देगा, अनलेस देयर इज अ रियल सिस्टम. तो GM का चेक एंड बैलेंस है भाई, HR को भी देखना है, इंटरव्यूअर को भी देखना है, सबको देखना है, सबको डिसाइड करना है. दैट्स हाउ इट विल वर्क. सो थैंक यू भैया फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. हमने स्टार्टअप के बारे में बात करी, हमने आपकी जर्नी के बारे में बात करी, हमने आपकी जर्नी के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करी, और एक्चुअली समझा कि रियल वर्ल्ड में चीज़ें जो हो रही है वो कैसे हो रही है, क्या हो रही है. थैंक यू वेरी मच. इट वॉज ब्रिलियंट हैविंग यू हियर टुडे ऑफिशियली. मैं मतलब आपसे बातें, बहुत सारी बातें आपसे सुन चुका हूँ ऑफ द कैमरा पहले भी, बट फॉर ऑल द व्यूअर्स इट हैज़ बीन आई एम श्योर it has to be a very wonderful experience. Thank you. It was wonderful being here.